ठीक है, तो हम डेवलप पिलर को समझते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ये हमारा सरफेस, ठीक है, और जो हमारी कोल की सीम है वो यहाँ से पास हुई है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ से पास हुई है कोल की सीम, ये हमारी कोल की सीम है, ठीक है, ये सरफेस है। तो हमने क्या किया है, ये जो कोल की सीम पास हुई है इसमें हमने डेवलपमेंट वर्क कर लिया है, ठीक है, डेवलपमेंट का वर्क कर लिया, इसका मतलब कि हमने पिलर का फॉर्मेशन कर लिया है, ठीक है, इसमें पिलर का फॉर्मेशन हमने कर लिया है, ठीक है, रेगुलेशन 111 के अंतर्गत। ठीक, तो क्या है, यहाँ से हमने गैलरी का ड्राइवेज मतलब कर लिया था, तो पिलर फॉर्म हो चुका है यहाँ पे, इसीलिए इसे डेवलप्ड पिलर बोल रहे हैं। अब पिलर का एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं जनरली डिपिलरिंग से करते हैं, लेकिन सैलो डेप्थ पे है तो हम इसे ओपन कास्ट माइनिंग से करने का प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। और भी रीजंस होते हैं, जैसे कि ये जब हम डेवलपमेंट कर रहे थे उस समय इसमें फायर हो गया, ठीक है, फायर होने के कारण हमें बंद करना पड़ा पैनल को, ठीक है, तो फिर और सील को ओपन करना एक मतलब कि अनसेफ चीज़ है कि जाके जो पैनल है फिर से उसको ओपन किया जाए, जो कि इंक्यूबेशन पीरियड में आग लग चुका है, जो तो फिर से लग जाएगा आग और बहुत सारी प्रोविजंस हैं, जैसे नाइट्रोजन फ्लशिंग करना, वेरियस मेथड से उसे कूल डाउन करने का प्रयास करना। इन सब मेथड्स में बहुत तामझाम है, इसलिए हमने फैसला किया कि सीम तो सैलो डेप्थ पर है ही, तो क्यों ना इसे ओपन कास्ट मेथड से ले लिया जाए। अगर सैलो डेप्थ पर नहीं होती तो जो हमें प्रॉफिटेबल होता उस मेथड को, दैट इज अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट तरीके को हम अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो पिलर एक्सट्रैक्शन हो रहा है वो ओपन कास्ट माइनिंग से हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है डेवलप्ड पिलर एक्सट्रैक्शन बाय ओपन कास्ट माइनिंग। इस टॉपिक का नाम क्या है, डेवलप्ड पिलर एक्सट्रैक्शन बाय ओपन कास्ट माइनिंग। पिलर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है अंडरग्राउंड माइंस में, उसका एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है, ओपन कास्ट माइन से, ठीक है। डेवलप्ड पिलर है, इन सिटू नहीं है, डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड पिलर एक्सट्रैक्शन बाय ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है, डेवलप्ड पिलर एक्सट्रैक्शन बाय ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। तो बहुत लोग को लग रहा होगा ऐसा कि नीचे में पिलर बना हुआ है, जैसे ही लेयर को हम लोग उठाएंगे, ठीक है, जैसे नीचे में तो पिलर बना हुआ है, और जैसे ही लेयर को हम लोग हटाएंगे, एज फॉर एग्जांपल कि हमारा कोल का ऊपर लेयर है सेल है, ठीक है, या सैंडस्टोन है, तो सेल या फिर सैंडस्टोन को हटाएंगे तो हमें दिख जाएगा वहाँ पे पिलर पिलर बना हुआ, स्क्वायर स्क्वायर पिलर या फिर रेक्टेंगुलर पिलर, जो भी हम बना के रखे हैं वो हमें पिलर्स दिख जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ब्लास्टिंग जब करते हैं तो सारे ही पिलर वगैरह पंचर्ड हो जाते हैं, ठीक है। और चूंकि डेवलप्ड पिलर है और सैलो डेप्थ पे है, तो इन सब में क्या होता है, इलीगल माइनिंग भी होती है, ठीक है, इलीगल माइनिंग भी होती है सब में। तो फिर उससे जो हमारा एयर होता है वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट होता है और फिर फायर हो जाता है, ठीक है, तो सीम फायरी हो जाती है, सीम में फायर हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ आप देख रहे होंगे फोटो में, ये कोल के ऊपर जो लेयर है वो है सेल, ठीक है, सेल में जैसे ही इसमें ब्लास्टिंग के बाद क्रैक बना, यहाँ से देख रहे होंगे धुआं निकल रहा है। एक सेकंड, ब्राइटनेस बढ़ा, आप लोग ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए अपना, दिखेगा फिर, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही होल करके ब्लास्ट किया गया, क्रैक्स फॉर्मेशन हुई, ठीक है, क्रैक्स फॉर्मेशन होने के बाद क्या हुआ, यहाँ से देखिए धुआं निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। धुआं निकलने स्टार्ट हुई, इसका मतलब क्या है, ये जो सेल है, होल है यहाँ पे, यहाँ पे होल है, तो जब होल हुआ है तो ये क्या हुआ कि एयर इसमें पेनिट्रेट कर रहा है, एयर इसमें पेनिट्रेट कर रहा है, क्रैक्स बन गया, अब कोयले तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो जब इससे एयर एयर पास होगा,
ठीक है, एयर एयर इस होल से पास होगा, उसके बाद क्रैक से रिटर्न साइड से निकल जाएगा। ठीक है, इनटेक कहाँ से हो गया इनटेक हो रहा है यहाँ से, होल से हो जा रहा, क्रैक साइड से निकल रहा। तो ये अपना एक सर्किट बना लिया, इनटेक और रिटर्न बना लिया। ठीक है, हो सकता है क्रैक से इनटेक हो रहा है और जो होल है उससे रिटर्न हो रहा है एयर, मतलब हवा। हवा कब अंदर जाएगा, जब उसको पूरा रास्ता मिल जाएगा, जाने का आने का रास्ता मिल जाएगा, तब वो उसका सर्किट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लास्टिंग के बाद क्या हुआ है कि नीचे तो कोयला था, तो नीचे में कोयला था, उसके बाद क्या हुआ, जब क्रैक्स बन गया तो कोल कुछ हद तक एक्सपोज हो गया एयर के साथ। तो एयर एयर वहाँ पे जाने लगा, और ढेर सारे वहाँ होल्स है, क्रैक्स है, तो अंदर जा रहा है, बाहर भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह में क्या हो रहा है, हीट का जनरेशन जल्दी जल्दी हो रहा है। तो हीट का जनरेशन जल्दी जल्दी हो रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ से फ्यूम्स इजेक्ट आउट हो रहे हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ थोड़ा व्हाइट व्हाइट फ्यूम्स है, इसको आप छोड़ दीजिएगा तो ब्लैक ब्लैक हो जाएंगे, फिर ब्लू हो जाएंगे, ब्लू हो जाएंगे, इसका मतलब ये फायर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब भी फायरी सिम में हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो 2 घंटे के अंदर में सारा काम कर लेना चाहिए। ठीक है, सारा ही काम, चार्जिंग, ब्लास्टिंग, जो कुछ भी है वहाँ पर 2 घंटे के अंदर में सारा काम कर लेना चाहिए। और कितना ब्लास्टिंग करना चाहिए, जितना हमारे पास इक्विपमेंट है। ठीक है, हमारे पास इक्विपमेंट है मान लीजिए 5 मीटर क्यूब का सॉवेल है हमारे पास। ठीक है, और वही सिर्फ मिल रही है हमें, तो उसके अकॉर्डिंग कि वो पूरा माल उठा ले, पूरा मटेरियल को उठा ले। ठीक है, पूरा 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 मटेरियल को उठा ले दिन भर में, जब से ब्लास्टिंग हुई है। पर डे अगर ब्लास्टिंग होती है यहाँ पे, इन सब में तो पर डे ही ब्लास्टिंग होती है, तो पर डे ब्लास्टिंग होती है तो इतना ही ब्लास्टिंग करेंगे कि दिन भर में सारा माल उठ जाए। ठीक है, और एज अर्ली एज पॉसिबल उठा लिया जाए यहाँ से, क्योंकि ये जितना देर एक्सपोज रहेगी उतना चांसेस क्या होगा कि फायर का एक्सीड करते जाएगा। ठीक है, हवा अंदर घुसते जाएगा, क्रैक्स और होल्स के जरिए रिटर्न से बाहर निकलेगा, और हीट का जनरेशन बढ़ते जाएगा, और ये डेंजरस सिचुएशन इरप्ट कर देगी। ठीक है, पैदा कर देगी ये। ठीक है, तो इस तरह के माइंस में क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं, इस तरह के माइंस में हम वाटर स्प्रेइंग, वाटर स्प्रिंकलिंग का अरेंजमेंट हमेशा रखते हैं। ठीक है, जो CIL की कंपनीज वगैरह है या फिर जो भी कंपनी है वहाँ पे, वो आपको हमेशा पानी का सप्लाई दे के रखेगी। ठीक है, और सरफेस से, जैसे कि ये भी यहाँ माइंस है, यहाँ सरफेस अगर हुआ तो यहाँ से पानी का पाइप जाएगा और यहाँ से पॉइंट आउट करके नीचे आपको गिरा दिया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे गिरा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि मान लीजिए कि होल आपका ड्रिल हो गया है। ठीक है, ड्रिल हुआ है होल, रात में ड्रिलिंग हो गई, सुबह में ब्लास्टिंग होनी है। ठीक है, रात में ड्रिलिंग हो गई, सुबह में ब्लास्टिंग होनी है तब तक क्या होता है, होल का जो टेम्परेचर होता है वो एक्सीड कर जाता है। ठीक है, होल जो है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, वो एक्सपोज रहता है एयर के साथ, तो टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है। तो हम क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं उस समय, प्रिकॉशंस लेने का ये है कि जब हम ब्लास्टिंग करने जाते हैं तो उसमें पायरोमीटर एक डिवाइस होता है, जिस तरह कोरोना जांच करते हैं हम लोग दूर से ही, सिर्फ गन जैसा होता है, तो उससे हम लोग दबाते हैं ट्रिगर को और टेम्परेचर बता देते हैं हमको। ठीक है, तो उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, पायरोमीटर बोलते हैं। ठीक है, पायरोमीटर बोलते हैं। तो उसी को फिर ऊपर होल से हम ऊपर में खड़ा होके और वर्टिकली उसे ट्रिगर आउट करते हैं पायरोमीटर से, तो वो हमें स्क्रीन में टेम्परेचर बता देती है। ठीक है, तो प्रोविज़न आपको भी पता होगा कि 80 डिग्री से ज़्यादा अगर होगा तो उसमें हम चार्जिंग प्लास्टिक कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे फिर, 12 घंटा तक उसे पानी में डुबा के छोड़ देंगे ताकि उसका टेम्परेचर 80 डिग्री से नीचे आ जाए। ठीक है, इन सब को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ब्लास्टिंग में। ठीक है, इन सब को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे ब्लास्टिंग में। तो मकसद ब्लास्टिंग डील नहीं करना है, इसका मकसद थोड़ा सा समझना है। तो तो हम समझेंगे। आज तबीयत भी थोड़ा ख़राब है, और आज रिक्लेमेशन भी, और इसको भी ख़त्म कर देते, क्योंकि इसको रिपीट करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि ब्लास्टिंग में सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, तो 80 डिग्री से ज़्यादा अगर रहेगी तो हम उसे चार्जिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब प्रिकॉशंस हम लेंगे। ठीक है, प्रिकॉशंस लेंगे, और बहुत सारे प्रिकॉशंस है इसमें कि अगर होल क्रैक्स हैं, क्रैक है तो 2 मीटर उसमें सैंड डाल देंगे। कैसा सैंड डालेंगे, गीला सैंड डालेंगे। ठीक है, गीला सैंड डालेंगे। कौन सा बूस्टर यूज़ करेंगे, इसमें इमल्सन बूस्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग कास्ट बूस्टर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, कास्ट बूस्टर इज प्रोहिबिटेड इन दिस एरियाज। ठीक है, कास्ट बूस्टर यूज़ नहीं किया जाएगा। किस तरह का बूस्टर यूज़ करेंगे, इमल्सन बूस्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, इमल्सन बूस्टर यूज़ करेंगे, और और एक्सप्लोसिव तो हमारी इमल्सन रहती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं थोड़ा बहुत समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया होगा। सर अभी तक आप क्या पढ़ा है,
मैं आज लेट आया हूँ। अरे अभी स्टार्ट हुआ है, अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। आप जब आए थे ना उसी समय से स्टार्ट हुआ था पढ़ा। पहले से कुछ नहीं पढ़ा रहा था। मैंने आपको देखा था कि आप आ गए, उसके बाद स्टार्ट हो गया था। ठीक है। तो हमने जान लिया कि ऐसा कुछ भी अरेंजमेंट नहीं होता है कि अगर डेवलप्ड पिलर इनसाइड में है, ठीक है, अंदर में अगर डेवलप्ड पिलर बना हुआ है, ऐसे पिलर का डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है, ऐसा डेवलपमेंट हो चुका है, और ऊपर में अगर मान लीजिए लेयर सेल का है तो सेल का उठाएंगे तो हमें डेवलप्ड पिलर दिखना शुरू हो जाएगा इस तरह। ठीक है, इस तरह भरम में मत रहिए, कुछ नहीं होता है सब। और जब इसको हम ड्रिलिंग करते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जब ड्रिलिंग करते हैं तो ये तो पंचर आउट कर देगा ना सबको, ये सबको पंचर आउट कर देगा, सब ढेर बन जाता है। ठीक है, क्रैक्स बन जाएगा, फिर उसके बाद कुछ कुछ पता नहीं चलता, फिर पार्टिंग वगैरह हटती है तब कोल दिखेगी। और ऊपर से कोल जब दिखेगी भी तो क्या होगा कि ऊपर का जो माल है, ऊपर का जो ऊपर का जो मटेरियल है, चाहे सेल हो चाहे सैंडस्टोन हो, वो जाके गैलरी में भर जाता है। ठीक है, तो आपको पिलर का फील भी नहीं आएगा, कहाँ पर पिलर चला गया, सब मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन जहाँ से आग आग हमारा मतलब फायर होता है, वो गैलरी से ही होता है। ठीक है, गैलरी में स्पेसिंग होता है, और साइड में तो पिलर है, पिलर में स्पेसिंग नहीं है, वो इंस्टीट्यूट टाइप से कॉम्पैक्टेड है, तो उसमें आग नहीं लगता है, जो बचा बचा कोयला रहता है साइड में, उससे आग फैलना शुरू हो जाता है। तो गैलरी को अगर हम कभी भी फायरिंग सिम में काम कर रहे हैं, तो कभी भी अगर हम ऐसा मौका हमें मिले तो गैलरी को आइसोलेट कर देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समझ में आई तो सही है, नहीं तो ब्लास्टिंग में समझेंगे, ठीक ना, दिक्कत नहीं है उसमें। थोड़ा सा समझ में आ जाए अभी तो अच्छा था, कि ब्लास्टिंग में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे जब यहाँ पर मटेरियल गिर जाता है, सेल का, सेल ऊपर में सेल था, ठीक है, तो जब ब्लास्टिंग करेंगे तो क्या होगा कि ये जो खाली खाली जगह है, यहाँ पर ब्लास्टिंग के बाद मटेरियल गिर जाएगा ऊपर वाला, और भर जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि यही सारा यही सब जितना भी जंक्शंस होता है, जंक्शन से धुआं निकलता है, पिलर से धुआं नहीं निकलता आपका। ठीक है, जहाँ भी जगह आपका बाकी रहता है खाली, जहाँ पर कोयला चूरा रूप में गिरा हुआ रहता है, वहाँ से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो कभी भी आप पिलर एक्सट्रैक्शन करें तो क्या करें कि जंक्शन को आइसोलेट कर दें। ठीक है, जंक्शन को आइसोलेट करने में अगर कामयाब हो गए तो वो फिर क्या करेगा, जंक्शन से ही आपका आग पकड़ेगा। ठीक है, फायरी सीम कहने का मतलब है कि अभी आपने जस्ट जैसे ही होल वगैरह मारा तो एक्सपोज हुआ, एक्सपोज होने के बाद वो तो सील थी। ठीक है ना, डेवलपमेंट जो पैनल था वो सील थी, आपने क्या किया, उसे ओपन किया बाय ओपन कास्ट मेथड। तो जैसे ही आप उसको एक्सपोज करते करते जा रहे हैं, वैसे उसको हवा मिलना शुरू हो रहा है, पिलर्स को, जो कोयला गिरा हुआ गैलरी में, उन सबको। तो फिर उस तरह से वो आग पकड़ते हुए जा रहा है। इसीलिए हम जितना कम मतलब कि 2 घंटे के अंदर में ब्लास्टिंग वगैरह सब कुछ कर लेंगे, और उतना ही ब्लास्टिंग करेंगे जो कि हम हमारी कैपेसिटी है एज अर्ली एज पॉसिबल उसे उठा के डब में डाल देने की। ठीक है, तो ये वाली रीज़न हो गई है। और गैलरी वाली तो समझ ही गए थे कि गैलरी को आइसोलेट कर देंगे गैलरी को। तो फिर क्या होगा कि ये जो गैलरी है, रेड कलर से दिखा रहा हूँ यहाँ, ये जो आग पकड़ना शुरू होगा, ये इसी साइड से होगा, ये इस साइड से, ये इस साइड से। ठीक है, ये वाला जो गैलरी है, ये इस साइड से जाएगा, ये इस साइड से जाएगा, मतलब जंक्शन से ही दोनों साइड में पिलर में आग पकड़ेगा। तो अगर हम जंक्शन को ही आइसोलेट करते हैं, अगर पॉसिबल हो तो जंक्शन को अगर आइसोलेट करते हैं तो हम पिलर को आग पकड़ने से बचा सकते हैं। ठीक है, और सबसे बेस्ट क्या है, रेट ऑफ एडवांसमेंट फास्ट रखेंगे इन सब केस में। ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल हम, एक सेकंड कौन है, ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल हम क्या करेंगे, उसको कोल को वहां से हटा लेंगे। ठीक है, कोल वो भी जो भी है हटा लेंगे वहां से। ठीक है, ये जंक्शन वाली फील आएगी अभी। ठीक है, ये क्रैक्स देख सकते हैं, ये आफ्टर दी ब्लास्टिंग है। ठीक है, सेल है, तो ब्लास्टिंग के बाद इस तरह का क्रैक्स पड़ गया। अब इसमें यहाँ नीचे में लगा हुआ रहेगा बैकहो, या फिर इसका नीचे बोल रहा हूँ, ऊपर में ही लगा रहेगा इस साइड से। ठीक है, बैकहो रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बैकहो रहेगा, और इस साइड से डंपर को लोड करना चालू कर देगा। ऑलवेज क्या होता है, डेवलप्ड पिलर में बैकहो का यूज़ किया जाता है, और सेफ पार्टिंग देख के, क्योंकि इधर में हो सकता है गैलरी वगैरह रहेगा तो धस सकता है वो, इसीलिए सेफ पार्टिंग देख के ये बैकहो खड़ा रहेगा। और बैकहो को ही यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि पिलर पर खड़ा रह के बैकहो ही सिर्फ पिलर को काट सकता है। ठीक है, इस पर हमारी वीडियो भी है, आप देख सकते हैं लाइटिंग लाइफ में जाकर। क्वेश्चन के ऊपर कराया गया वीडियो, तीनों ही सॉवल के बारे में डिस्कस किया गया, बाकी मशीनरी तो आ ही रही है।
ठीक है, ये देखिए ये फायरिंग सिंक की कंडीशन है, थोड़ी सी अच्छे से ध्यान से देखिए क्या ये क्या हो रहा है। ये बीच में पिलर है, ठीक है, साइड में यहाँ भी गैलरी है और यहाँ भी गैलरी है, देखिए। तो जहाँ जहाँ गैलरी है वहाँ से धुआं निकलना स्टार्ट। हुआ क्या होगा यहाँ पे हुआ यही होगा कि जब भी धुआं निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी धुआं निकलना स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, उसे उसे क्या करते हैं, हम एल्यूवियम सॉइल से फिल कर देते हैं, ठीक है। जहाँ से भी धुआं बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल रहा है, एडवांस रेट ऑफ, मतलब कि रेट ज़्यादा है निकलने का धुआं का तो हम लोग क्या करें, देखिए एलुवियल सॉइल है, मतलब टॉप सॉइल ला के इसमें हम भर देंगे, ठीक है, पुश कर देंगे इसमें, टॉप सॉइल ला के पुश कर देंगे इसमें, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ टॉप सॉइल ला के पुश ही कर दिया, जब हमको निकालना ही था तो क्या जरूरी था पुश करने का। अगर ऐसा आप सोचिएगा तो फिर क्या होगा कि आप माइनिंग कर नहीं पाइएगा इस एरिया में, क्योंकि हवा इसमें घुसता ही रहेगा, ठीक है। तो आप कंट्रोल ही नहीं कर पाइएगा फायर को। तो आपको कंट्रोल करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंट्रोल करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, आप एल्यूवियम सॉइल ला के इसमें पुश कर दीजिएगा, पूरी तरीके से पुश करके बंद कर दीजिएगा। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा कि आपका इन्वायरमेंट बन जाएगा कि जो सॉवेल ऑपरेटर है वो अच्छी तरीके से काम कर सके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो गया, इन्वायरमेंट आपका बन गया कि आप वहाँ पर काम करवा सकते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, सीओ है। यहाँ पर बहुत सारा अमाउंट में सीओ होगा ठीक है, बहुत सारा अमाउंट में सीओ होगा यहाँ पे। लगभग कितना होगा, 500 से 1000 पीपीएम का होगा, और परमिसिबल लिमिट कितनी है हमारी, 50 पीपीएम है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इन्वायरमेंट भी तो होना चाहिए। हम्म, तो तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब वहाँ पर गैलरी है, वहाँ से धुआं निकल रहा, तो हम क्या करते हैं इस तरह के कंडीशन में, एल्यूवियम सॉइल का यूज़ करते हैं, ठीक है। फायरी सीम का यही कंसेप्ट है, जहाँ से भी धुआं निकलना शुरू हुआ वहाँ पर एल्यूवियम सॉइल, डेट इज टॉप सॉइल को लाइए और वहाँ यहाँ पर रख के सॉवेल से पुश करवा दीजिए। सॉवेल का जो पीछे का बकेट रहेगा उससे पुश करवा दीजिए, ठीक है। ये जो पीछे का बकेट है इससे पुश करवा दीजिए यहाँ पे। तो क्या होगा, वहाँ से हवा घुसना बंद हो जाएगा, ठीक है। और जो रेट ऑफ, मतलब कि निकलने का जो धुआं का जो रेट, निकलने का जो धुआं है, तो वो रिड्यूस्ड हो जाएगा और इन्वायरमेंट हो जाएगा काम करने लायक, ठीक है। इन्वायरमेंट हो जाएगा काम करने लायक, आराम से आप यहाँ काम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप एडवांस कर जाइएगा तो क्या होगा, धुआं अपने आप खत्म हो जाएगा, ठीक है, धुआं अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको आपको फील भी नहीं आएगा कि क्या हो गया, धुआं कहाँ चला गया। काटते काटते क्या होता है, धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है ठीक है। लेकिन अगर आप इसी तरह छोड़ दीजिएगा कि नहीं हमको तो यहाँ पर, फिर हम किस लिए री हैंडलिंग करेंगे, ठीक है। री हैंडलिंग बहुत यूज़ करते हैं यहाँ से, कि हम यहाँ अगर टॉप सॉइल डालेंगे तो हमको री हैंडलिंग करना पड़ेगा, री हैंडलिंग का चार्ज कौन बियर करेगा, ठीक है। तो री हैंडलिंग का चार्ज बचाने के चक्कर में आप अगर रहें तो माइनिंग ही नहीं करवाइए, ठीक है। री हैंडलिंग मतलब क्या होगा कि अब दोबारा यहाँ से मिट्टी डलवा रहा है, फिर से आप उसको हैंडल कीजिएगा। यहाँ पर वॉइड है तो हमको तो निकालना ही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी ला के फिर से डलवा रहे हैं, तो फिर से डलवा रहे हैं तो फिर से हमको उठा के फेंकना ही पड़ेगा उसे, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि रेट जो निकल रहा है धुआं उसको कंट्रोल करेंगे और इन्वायरमेंट बनाएंगे काम करने लायक, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम यहाँ काम करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ का कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था कि ये शिफ्ट स्टार्ट हुआ था 2 बजे से। हाँ, यहाँ पे हुआ था कि शिफ्ट 2 बजे से स्टार्ट हुई, ठीक है। प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कोयला से मतलब है, और नन टेक आदमी रहता है ज़्यादा वहाँ पे, ठीक है। एक टेक्निकल आदमी आपको देखने को मिल गया तो बहुत, ठीक है। वहाँ पे सब नॉन टेक्निकल आदमी रहते हैं और उन्हें कुछ आता वगैरह, मतलब आता भी नहीं है कुछ, धुआं धुआं देख के भागना शुरू कर देता है ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ क्या हुआ था कि 2 बजे से काम स्टार्ट हो गया था, 2 PM। और 2 बजे जैसे ही काम स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत सारा कोल डंपर आके लग गया, ठीक है। कोल डंपर बहुत सारा आके लग गया, सबका शिफ्ट का स्टार्टिंग था, सब अपने डंपर लेकर लग गया, यहाँ पे 10-12 डंपर खड़ा हो गया, ठीक है, भीड़ हो गया। तो क्या हुआ कि उस समय सॉवेल ऑपरेटर पर चाप हो जाता है, ठीक है, प्रेशर पड़ता है कि जल्दी जल्दी लोड करके इन लोगों को निकाल दो, ठीक है। तो धुआं धुआं निकल रहा था, तो जो सुपरवाइजर था वहाँ पे वो देख भी रहा था, लेकिन मार्च का महीना था, ठीक है, मार्च का महीना था, कोयला भी देना था। तो सोचा कि इन सारे डंपर्स को पहले निकाल देते हैं, उसके बाद क्या होगा कि हम बाद में टॉप सेल को बुलवा के इसको फिलिंग करवा देंगे, ठीक है। लेकिन देते देते क्या हो गया लेट, ठीक है। जा रहा है, इतना सारा डंपर था, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा, तो वो कर ही नहीं पाया। लगभग 2 घंटा से ज़्यादा हो गया, 2 घंटा, लगभग 2 से ढाई घंटा लगभग हो गया होगा। तो फिर क्या हुआ, यहाँ से भारी मात्रा में धुआं निकलना शुरू हो गया, बहुत बहुत भारी मात्रा में, मतलब अनकंट्रोलेबल, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो क्षेत्र में हो रही है वहाँ पर सामने लाइवलीहुड भी है, ठीक है, लोग रहते भी हैं।
तो कॉलोनी से भी रिपोर्ट आना शुरू हो गया, क्या हो गया, तो अब इतना में सारा ही मैनेजमेंट पहुंच गया। मैनेजर आ गया, असिस्टेंट मैनेजर तो था ही, ओवरमैन तो था ही, उसके बाद एजेंट तक भी आ गया। और साइड में ईसीएल का चल रहा था, तो वहाँ से डोजर मंगवाया गया। इन लोगों के पास तो इक्विपमेंट भी ठीक से नहीं रहता है, ठीक है, डोजर मंगवाया गया वहाँ से। डोजर, डंपर वगैरह बहुत कुछ आया, और फिर लगभग इसको टैकल करने में 2 घंटा लगा। ठीक है, 2 घंटा लगा। तो यही है, इन लोग सोचते हैं कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन, तो 2 घंटा इनका प्रोडक्शन हैम्पर्ड हो गया। 2 से 3 घंटा समझिए इनका प्रोडक्शन क्या हो गया, हैम्पर्ड हो गया। ठीक है, कोयला लोड करवाने के चक्कर में, प्रोडक्शन बचाने के चक्कर में हैम्पर्ड हो गया। तो जब नॉलेज की कमी होगी तो यही सब होगा। ठीक है, तो प्रॉपर आदमी अगर नहीं पहुंचता है माइनिंग से रिलेटेड आप नहीं रखते हैं, तो यही सब होगा। ठीक है, तो सिर्फ प्रोडक्शन नहीं हमें देखना है, हमें सेफ्टी भी देखना है। जो ऑपरेटर वहाँ काम कर रहा है उसको भी देखना है कि उसे हम किस इन्वायरमेंट में एक्सपोज करके रखें। हाँ हाँ, सही है, सही है नीलेश जी, सही है। हाँ, तो तो फिर क्या हुआ कि हमें क्या करना है कि जो नॉलेजेबल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब एम्प्लॉय है, उसे हमें यहाँ एम्प्लॉय करना है। ठीक है, जो माइनिंग के सेक्टर में नॉलेज रखता हो। ठीक है, ये सब के बारे में नॉलेज रखना ज़रूरी है। और जो प्राइवेटाइज सेक्टर में होते हैं वो फिर नॉन टेक आदमी को रख लेते हैं, उसे सीईओ का मतलब पता नहीं, कुछ पता नहीं, धुआं धुआं समझता है वो, सिर्फ वहाँ पर खड़ा होकर काम करता है, हेल्थ डिग्रेड हो जाता है, सैलरी भी बहुत कम। ठीक है, लगभग 14-15 हज़ार मिलता है। तो जो भी है, कंडीशन कंडीशन सही नहीं है। तो नॉलेज आपको रखना है कि केस टेस्टिंग का नॉलेज आपको अच्छा से रखना है कि क्या क्या कंडीशन कब हो सकती है। इन सब चीज़ों में क्या होता है, आपको दिखना चाहिए चीज़ों को कि अभी धुआं निकल रहा है, ज़्यादा डिले अगर करेंगे तो और ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, तो उसे हम कंट्रोल कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे पता नहीं। हमारा जो मतलब कि प्रोडक्शन है कब तक हैम्पर्ड रहेगा, इसके वजह से ऊपर से हमें डांट फटकार सुनने को मिल सकती है। तो इन सब का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा समझे इसके बारे में, फायरी सिम के बारे में थोड़ा सा कंडीशन समझे और क्या क्या कंडीशन होता है जनरलाइज फील्ड में, वो सभी जाने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब। ये देखिए, ये क्या है, ये क्या होता है, जैसे कि बाउंड्री साइड हम पहुंच गए। ठीक है, इस साइड बाउंड्री है, ये साइड बाउंड्री, हाई वॉल वाली बाउंड्री है। ठीक है, अल्टीमेट पिट स्लोप 80 डिग्री जो आप दिखाए थे, और यहाँ पर सीम है कोयला का। ठीक है, ये वाला कोयला का सीम है। तो क्या होता है कि हम कितना काट सकते हैं कोयला। ठीक है, हम लोग 80 डिग्री तक काट लें, यहाँ वर्टिकल टाइप से कोयला काटते हैं यहाँ पे, लेकिन कोयला तो है इसमें, बाउंड्री पास पहुंच गया तो बाउंड्री का उस साइड भी तो कोयला है। तो कोयला हम कहाँ तक काट सकते हैं, यहाँ तक सटा के हम कोयला काट लिए, लेकिन कोयला काट लिया, लेकिन कोयला अंदर में तो है ही। अब क्या होता है कि कोयला अंदर में है ही तो एयर क्या होगा, इसके पास जाएगा। ठीक है, और C+O2 CO2 बनाएगा। ठीक है, CO2 बनाएगा प्लस हीट बनाएगा, प्लस मॉइस्चर बनाता है समथिंग। ठीक है, H2O। ठीक है, तो इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, बाउंड्री से ज़्यादा तो हम जा नहीं सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि आप बोलेंगे सर तो फिर क्या उपाय है इसका, यहाँ तो कोयला हमेशा दिखता ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें बस फीलिंग करते ही रहना। आप यहाँ देख रहे होंगे बहुत सारी मटेरियल यहाँ पर डंप्ड है। ठीक है, तो डंप करने का रीज़न यही है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लाके एल्यूवियल सॉइल को डंप करते हैं। ठीक है, और सॉवेल का जो बकेट रहेगा, पीछे वाला जो बकेट है, उससे हम लोग पुश कर देते हैं और ऊपर से सब सेल वगैरह डाल के जमा कर देते हैं इसमें। ठीक है, फिर जब देखेंगे कि यहाँ से धुआं निकलना चालू हो गया, फिर हम यहाँ पर टॉप सॉइल ला के डंप करके करते जाते हैं। ठीक है, तो यही यही एक उपाय है, और इसका कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये बाउंड्री के साइड में होती है। और बाउंड्री का हाई वाल से हमने सटा के ही पूरा कोयला ले लिया, आपको दिख भी रहा होगा, पूरा कोयला यहाँ से सट के मतलब लिया हुआ कोयला यहाँ से, थोड़ा सा भी छोड़ा हुआ नहीं है कोयला यहाँ से। लेकिन फिर भी कोयला तो मतलब स्टार्टा है, तो स्टार्टा तो दिखेगा ही कोयला। तो ऊपर की जो परत होती है उसमें आग पकड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम टैकल करने का उपाय यही है, एल्यूवियम सॉइल, टॉप सॉइल जो हमारी है उसे लाके यहाँ पर सॉवेल का माध्यम से उसके बकेट से पुश करवा देंगे, और ऊपर से सेल वगैरह लाके उस पर ढक देंगे। ठीक है, तो क्या काम किया हमने यहाँ पर, हमने काम यही किया कि हवा का जो हवा जो वहाँ पर पहुँच रहा था उसे हमने रोका। ठीक है, पूरा तो रोक नहीं पाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश किया जाएगा रोकने का। नहीं तो अगर रोकेंगे तो क्या होगा कि आग पकड़ता ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन है वो हमें करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है उसका। ठीक है, तो ये भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए, ये क्या होता है कि डंप वगैरह कर भी दिए हम, फिर भी क्या होता है कि धुआं निकलते ही रहता है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा धुआं, वाइट वाइट धुआं निकलता है, तो कोई दिक्कत नहीं, निकलने दिए, कितना आप रोक आप सकते हैं। ठीक है, आइडियलिस्टिक कंडीशन तो क्रिएट की नहीं जा सकती। वाइट फ्यूम निकलता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर जैसे ये ब्लैक हो जाती है
या फिर ब्लू हो जाती है, तब फिर दिक्कत है, तब वहाँ जाके कुछ आप प्रिकॉशंस ले लीजिए। ठीक है, वहाँ पर फिर से कुछ टॉप सेल वगैरह डाल के कुछ काम कर लीजिए, वहाँ से चीज़ निकाल के थोड़ा सा काम करना पड़ता है। फायरी सिम में आपको एक सॉवेल कम से कम डिप्लॉय करना ही पड़ता है इन सब कामों में। ठीक है, इन सब कामों में अगर एक सॉवेल को दे के नहीं रखेंगे, मतलब कि प्रॉपर वे में काम होना चाहिए, एक सॉवेल से अगर हो जाता तो सही है। ठीक है, तो या फिर कुछ लोग तो एक सॉवेल भी नहीं देते हैं, वही कोयला डंपिंग हो रहा है, ज़्यादा आग लग गया तो वही आके फिर कोयला डंपिंग बोला, कोयला लोडिंग जहाँ से हो रहा है वही वाला उसी को बुला के करवाया जाता है। ठीक है, तो फायर सिम की कंडीशन यही है कि जब भी धुआं निकलना शुरू हो जाता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एल्यूमिनियम सॉइल को लाके पूछ करवा देते हैं। ठीक है, रीज़न कि हवा का फ्लो को रोकना। ठीक है, एक्सपोज जो है कोयला उसे रोकना। ठीक है, एटमोसफेयर में से। सर वाइट ब्लैक और स्मोक का डेंजर में क्या फ़र्क है? अरे वाइट देखो, जब चूल्हा जब जला मतलब जब जलता था पहले, जब जब चूल्हा का यूज़ होता था, तो फर्स्ट में जैसे ही आग मतलब कोयला में पकड़ता है तो वाइट वाइट देता है। ठीक है, मतलब कि आग अच्छा से पकड़ा नहीं है। ठीक है, ब्लैक जब हो गया तो मतलब मीडियम में है, ब्लू जब हो गया इसका मतलब आग पकड़ लिया। ठीक है, तो उस हिसाब से इंडिकेशन रहता है कि वाइट है तो चलो ठीक है, अभी है ना, मतलब ठीक है अभी होने दो। ठीक है, उसके बाद फिर देखा जाएगा उसको, क्योंकि अब कितना वहाँ डंप कीजिएगा फिर से वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा धुआं। तो काम करना ही पड़ता है ये सब। रात का समय में इन सब एरिया में जाइएगा तो कैसा लगेगा, दिवाली जैसा। रुकिए दिखाते हैं, देखिए। ठीक है, हर जगह आपको दिखेगा, जलता 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 दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, धुआं लगते लगते अगर आप छोड़ दीजिएगा तो आग पकड़ लेगा फिर वो, फिर इस तरह का आग को फिर एलो। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि अगर प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, एलुवियल सोइल को अगर नहीं डंप करेंगे उसके ऊपर जब धुआं निकल रहा होता है, तो क्या होगा कि वो फायर में ब्रोक आउट हो जाएगा। ठीक है, आग आग जलना शुरू हो जाएगा, फिर वो कोयले को मतलब जो हमारा कोयला है उसे बर्बाद करेगा जला के। ठीक है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं, हम देखते हैं। ठीक है, कुछ क्लैरिटी आएगी। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने देख लिया, जान लिया इसके बारे में, थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। और क्वेश्चंस के माध्यम से ही हम समझते हैं। तो आप कोशिश करें कि बुक्स वगैरह अगर अवेलेबल है आपके पास तो आप थोड़ा सा पढ़ें उससे, और कंसेप्ट को अपना मजबूत करें। ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, एनसीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीएल जूनियर ओवरमैन का क्वेश्चन है 2018 का। बोल रहा वाइल वर्किंग इन एन ओपन कास्ट ओवर द डेवलप्ड वर्किंग द पार्टिंग अबव द गैलरी इज प्रूव्ड बाय। ठीक है, बोल रहा है कि जो ऊपर गैलरी का ऊपर जो पार्टिंग है, गैलरी मतलब कोल का सीम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, गैलरी का मतलब कोल का सीम के बारे में बात कर रहा है। तो मान लीजिए ये वाली गैलरी, पतली वाली गैलरी, यहाँ ये वाली पिलर है। ठीक है, ये वाली गैलरी होगी, तो ऊपर का पार्टिंग को प्रूव करना है। ठीक है, कि नीचे में कहाँ पर गैलरी है। ठीक है, पिलर जहाँ तो वहाँ दिक्कत नहीं है, पिलर तो हमारा सॉलिड होगा, लेकिन गैलरी जहाँ रहेगा वहाँ पर मशीन अगर जाएगा तो धंस सकता है। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 3 मीटर का पार्टिंग रहेगा ना। ठीक है, रेगुलेशन के अनुसार जो हमारा हाइट होता है वो 3 मीटर आता है। ठीक है, मैक्सिमम 3 मीटर रख सकते हैं। तो 3 मीटर मान लीजिए कि वहाँ पर पार्टिंग है, तो 3 मीटर में अगर वहाँ पर जाएगा तो शायद धस सकता है गैलरी का, क्योंकि हाइट यहाँ पर 3 मीटर रहेगा और ऊपर जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रूव करते हैं कि कहाँ पे हमारा गैलरी है। प्लान तो रहता है हमारे पास, लेकिन प्लान रहते हुए भी हम क्या करते हैं कि हम प्रूव करते हैं, गैलरी ड्रिलिंग होल्स करवाते हैं कि कहाँ पर जाएगा। तो अगर हमारा जो इन सीटू पिलर है ठीक है, इन सीटू पिलर बोल रहा हूँ, डेवलप्ड पिलर जो हमारा है जो हमारा डेवलप्ड पिलर है, ये सब जो बड़ा बड़ा पिलर है, डेवलप्ड पिलर है, ये सब तो सॉलिड होगा। ठीक है, इन सब में जब होल किया जाएगा तो अच्छा इम्पैक्ट मतलब रहेगा, फोर्स पड़ेगा ड्रिल मशीन को। लेकिन जैसे ही गैलरी में जाएगा तो तुरंत घुस जाएगा, घप से घुस जाएगा ऐसे। ठीक है, तुरंत घुस जाएगा। तो फिर क्या होगा कि हमें 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 पता चल जाएगा कि गैलरी कहाँ पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए आप क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वाइल वर्किंग इन एन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सारी ही लाइन है, एनसीएल की है। वाइल ऑफ वर्किंग इन एन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट ओवर द डेवलप्ड वर्किंग्स। ठीक है, डेवलप्ड वर्किंग्स मतलब कि जहाँ पर हमने डेवलपमेंट का कार्य किया हुआ है अंडरग्राउंड मेथड से। ठीक है, कॉमा द पार्टिंग अबव द गैलरी इज प्रूव्ड बाय, कि गैलरी के ऊपर कितना पार्टिंग है वो प्रूव कैसे हम करेंगे। ठीक है, आंसर नहीं दिया गया, क्या बात है, ड्रिलिंग ऑफ होल्स है। ठीक है, आंसर होगा ड्रिलिंग ऑफ होल्स। ठीक है, आंसर है ड्रिलिंग ऑफ होल्स, 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीएल जूनियर ओवर में। ठीक है,
वो बोरिंग बोरिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है। वन साइड बोरिंग मशीन है वो, ठीक है। अंडरग्राउंड मशीनरी में आएंगे तो पढ़ाएंगे उसके बारे में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है सर, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, लेकिन जो एनसीएल एक्सेप्ट किया वो है मास्क, ठीक है। जो एनसीएल एक्सेप्ट किया वो है मास्क। और ऊपर वाले में भी एनसीएल जो एक्सेप्ट किया था वो था ड्रिलिंग ऑफ होल्स, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट, तो बहुत लोग बोलेंगे सर ईयर ईयर मफलर भी डस्ट से हमें हमें बचाता है, कान में डस्ट नहीं जाएगा, गूगल्स भी बचाता है, आंख में डस्ट नहीं जाएगा, तो मास्क ही लिया गया था, तो मास्क आंसर है, ठीक है। यही सब चीज़ को समझना होता है, आप वहाँ कितना भी तर्क दे लें आपको कोई आपका जो आंसर है सही रहेगा यही वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा समझना पड़ता है पैटर्न को। डेवलप डेवलप पिलर का केस देखिए, ठीक है। आज जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो अच्छी तरीके से बनाई मतलब अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर दी गई है। इसमें सब आपको सीक्वेंस वाइज ही मिल जाएगा, ठीक है। हॉल रोड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हॉल रोड का सेगमेंट में मिल जाएगा, बेंच से रिलेटेड क्वेश्चन बेंच का सेगमेंट में मिलेगा, डेवलप पिलर का डेवलप पिलर में मिलेगा, रिक्लामेशन का रिक्लामेशन में मिलेगा, जो जो भी टॉपिक्स है उसका रिलेटेड आपको सारे ही मिल जाएंगे, और रेफरेंस भी मिल जाएगा, जो भी जहाँ से रेफरेंस है डीजे में सर्कुलर वगैरह से वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कमेंट रिगार्डिंग डेवलप पिलर एक्सट्रैक्शन बाय ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। डेवलप पिलर एक्सट्रैक्शन ओपन कास्ट माइनिंग से जब हम निकाल रहे हैं तो कमेंट करें कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं, वाइल ड्रिलिंग ओबी ओपन कास्ट माइनिंग में पिलर एक्सट्रैक्शन क्या होता है। अरे पिलर जो हम छोड़ के रखे हैं अंडरग्राउंड में छोड़ के रखे हैं तो उससे निकालेंगे ही ना, ठीक है। पिलर जो बना के रखे हैं तो उससे तो काटना ही है, तो उसको बोल रहे एक्सट्रैक्शन। पिलर बना हुआ है ना, इससे नॉर्मली अगर हम ओपन कास्ट में जाते हैं तो वहां पर पिलर बना हुआ नहीं रहता। ओपन कास्ट क्यों लिखा है, सारा रामायण खत्म हो गया, अभी पूछ रहे हैं ओपन कास्ट क्यों लिखा है। अंडरग्राउंड मेथड से सीम में काम हो चुका था, ठीक है। बंद हो गया किसी भी कारणवश, आग उग लग गया मतलब आग लग गया होगा इसमें, ठीक है। सही से इंक्यूबेशन पीरियड के अनुसार निकाला नहीं गया तो क्या हुआ, आग लग गया तो पैनल को सील कर दिया गया। सील कर दिया गया तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बना हुआ है, क्या था, लेट आए थे इसलिए समझ में नहीं आया। अरे नहीं, वही वही समय स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये फिलर हमारा बना हुआ था, तो फिलर फिर क्या किए हम, ना अंडरग्राउंड से ना लेके हमने क्या किया, ओपन कास्ट से ही लेना इसे बेहतर समझा। तो बेहतर जब हम ओपन कास्ट मेथड से ले रहे हैं तो पिलर बना हुआ तो पिलर को एक्सट्रैक्ट ही करेंगे, ठीक है। द कमेंट रिगार्डिंग डेवलप पिलर एक्सट्रैक्शन बाय ओपन कास्ट माइनिंग, फर्स्ट क्या था, वाइल ड्रिलिंग ओबी पार्टिंग ऑफ 3 मीटर शुड बी लेफ्ट ओवर द रूफ ऑफ अंडरग्राउंड गैलरी, ठीक है। इसमें पहला जो पॉइंट है वो समझिए। मान लीजिए कि ये इंडेक्स है, ठीक है। ऊपर में क्या था, एलुवियल सॉइल था, नेक्स्ट क्या था, सैंडस्टोन था, नेक्स्ट क्या था, सेल था, नेक्स्ट क्या था, कोल था, ठीक है। एलुवियल कितना कितना मान लेते हैं, एलुवियल मान लेते हैं चलिए 3 मीटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, सैंडस्टोन था, सैंडस्टोन कितना मान लेते हैं, 5 मीटर मान लेते हैं। सेल कितना मान लेते हैं, सेल मान लेते हैं 6 मीटर। अभी कौन आ रहा है, एक सेकंड। ठीक है। तो 3 मीटर मान लिए थे एलुवियल को, 5 मीटर मान लिए थे सैंडस्टोन को, 6 मीटर माने सेल को, 3 मीटर माने कोल को, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि बोल रहा है कि 3 मीटर पार्टिंग शुड बी लेफ्ट, ठीक है। पार्टिंग ऑफ 3 मीटर शुड बी लेफ्ट ओवर द रूफ, ठीक है। तो रूफ कहाँ है मेरा, मेरा जो रूफ है वो कोल का रूफ के बारे में अभी से बात कर रहा है, ठीक है। ये कोल का रूफ है, ठीक है। तो कोल का रूफ का ऊपर कितना बोल रहा है, पार्टिंग छोड़ देने 3 मीटर का, ठीक है। कोल का ऊपर में 3 मीटर पार्टिंग छोड़ देंगे। मान लीजिए ये सेल को और सैंडस्टोन को मिला के कितना हुआ, 11 मीटर, ठीक है। 11 मीटर हुआ। तो सैंडस्टोन का बेंच अलग लेके चलते हैं, सेल का भी अलग अलग लेके हम चलते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मतलब अगर हम ड्रिलिंग कर देते हैं, सपोज कीजिए इसको इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, एक ही बना देते हैं, ठीक है। 11 मीटर 10 मीटर कर देते हैं इसे, ठीक है। हम इसको 10 मीटर कर देते हैं, ठीक है। तो एलुवियम हो गया 3 मीटर का, 10 मीटर का मेरा क्या रह गया, 10 मीटर का मेरा रह गया, चलिए सेल रह गया 10 मीटर का। उसके बाद क्या हो गया, 3 मीटर का कोयला आ गया, 3 लेयर है, ठीक है। तो 10 मीटर का जैसे मेरा सेल आया तो बोल रहा है कि सेल को जब हम लेंगे तो पहले हम उसमें 7 मीटर का ड्रिलिंग करेंगे, सिर्फ 7 मीटर का ड्रिलिंग करेंगे। क्यों ऐसा बोला, पार्टिंग छोड़ने के लिए बोला गया है, 3 मीटर का पार्टिंग छोड़ने के लिए बोला गया है।
ठीक है, 3 मीटर का पार्टिंग छोड़ने के लिए बोला गया। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, यहाँ से बोला 3 मीटर का पार्टिंग छोड़ देना। तो कितना ड्रिलिंग करेंगे हम? 7 मीटर का ड्रिलिंग करेंगे। लेयर कितना का था? 10 मीटर का था। ड्रिलिंग कितना का करेंगे? 7 मीटर का। 7 मीटर का लेंगे, उसके बाद 3 मीटर का छोड़ इसलिए देंगे क्योंकि हमें अच्छा तरीके से पता चल सके कि गैलरी कहाँ पे है, पिलर कहाँ है, हम अच्छा से उसको प्रूव कर सके। ठीक है, 10 मीटर में कैसे हम प्रूव हम करेंगे कहाँ मेरा गैलरी है, कहाँ पर मेरा पिलर है। ठीक है, तो सेफ्टी को देखते हुए यहाँ 3 मीटर का पार्टिंग हम फर्स्ट ऑफ ऑल छोड़ देते हैं। ठीक है, एलुवियल सॉइल को हटा लिए, फिर 7 मीटर का जो सैंडस्टोन या फिर सेल था उसे हमने हटा लिया। लेकिन सैंडस्टोन का विड्थ कितना था? 10 मीटर का था। ठीक है, 10 मीटर का विड्थ था सैंडस्टोन का, लेकिन 7 मीटर में ही ड्रिलिंग किया, 3 मीटर का पार्टिंग हम छोड़ दिए। ठीक है, 3 मीटर का पार्टिंग इसलिए छोड़ दिए क्योंकि ये जो कोयला है, कोयला में क्या है कि गैलरीज है, तो कहाँ पर गैलरीज है, कहाँ पर पिलर है, इसका हमें सही से अंदाजा नहीं है। तो इसलिए हम 3 मीटर का पार्टिंग छोड़ देंगे। उसके बाद 3 मीटर का जैसे ये पार्टिंग छोड़ेंगे, उसके बाद उसके ऊपर बैकहो हम बैठा देंगे। थोड़ा सा बताते हैं इसको अच्छा से। ठीक है, देखिए 3 मीटर का तो पार्टिंग छोड़ चुके थे। ठीक है, इंडेक्स क्लियर था हमारा, इंडेक्स हमारा क्लियर था। ठीक है, 3 मीटर का यहाँ कोयला था। ठीक है, यहाँ पर 3 मीटर का हमारा एल्यूवियम था। ठीक है, 10 मीटर का हमारा सैंडस्टोन था। ठीक है, 10 है ये कितना है? 3 मीटर है। ये भी कितना है? 3 मीटर। ठीक है, तो 3 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। ड्रिलिंग कितना करने को कहा गया था हमसे? 7 मीटर का। पार्टिंग छोड़ना था हमें 3 मीटर का, सेफ पार्टिंग। ठीक है, सेफ पार्टिंग हमने 3 मीटर का छोड़ दिया। जरूरी है छोड़ना, नहीं छोड़ेंगे तो फिर मान लिया 10 मीटर में ब्लास्टिंग कर देंगे तो मेरा मशीन कहाँ रहेगा? वो तो फ्रैक्चर जोन हो गया ना। ये अभी क्या है? अभी हम जब 7 मीटर में किए हैं, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 7 मीटर है। ठीक है, 7 मीटर है, तो फ्रैक्चर्ड हमारा कितना है? फ्रैक्चर्ड हमारा 7 मीटर है। 3 मीटर हमारा क्या है? 3 मीटर हमारा कॉम्पैक्टेड है। यहाँ पर मशीन खड़ा हो सकता है। ठीक है, 3 मीटर क्या है? हमारा कॉम्पैक्टेड है, क्योंकि हमने इसमें ब्लास्टिंग नहीं किया, पार्टिंग छोड़ के रखा है 3 मीटर का। ठीक है, डीजे में सर्कुलर कहता है कि 3 मीटर का पार्टिंग हमें छोड़ के रखना है कोयले के ऊपर वाली लेयर में। ठीक है, क्योंकि वो कॉम्पैक्टेड रहेगी तो मशीन हमारी उसके ऊपर चलेगी। ठीक है, मशीन जब उसका ऊपर चलेगी तो ये वाला जो बेंच रहेगा हमारा, ठीक है, ये 3 मीटर का बेंच हो गया। उसके बाद नीचे हमारा मान लीजिए कोयला का भी बेंच है। 3 मीटर है तो थोड़ा बड़ा करते हैं इसका। ठीक है, ये भी 3 मीटर का बेंच हो गया, ये भी बेंच हो गया। उसके बाद क्या किया हमने कि यहाँ पर जब हमने मशीन को चलाया, अपना बैकहो को रखा यहाँ पर, और बैकहो को फिर हम पिलर के ऊपर खड़ा करके ही यहाँ से इसे लेना शुरू कर दिया। डंपर इसका ऊपर, डंपर इधर से यहाँ पर लोड करेगा, ये निकलते जाएगा इधर से। ठीक है, तो प्रूव होते जाएगा हमारा कि कहाँ पर गैलरी है, कहाँ पर पिलर है। ठीक है, जहाँ पर भी गैलरी रहेगा वहाँ हम प्रिकॉशंस ले लेंगे वहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पर गैलरी है, चलो इस साइड से आ जाओ। यहाँ पर गैलरी, ये वाला पोर्शन मान लीजिए यहाँ पर गैलरी है, तो ठीक है, यहाँ वाला मतलब कोयला को हम ले लिए बैकहो से, यहाँ बैठा के बैकहो को यहाँ से यहाँ पर हम बैठा दिए, ले लिए यहाँ का कोयला, यहाँ गैलरी है, चलो यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ आ जाते हैं। फिर जब नॉर्मल जब कोयला को ले लिया जाएगा यहाँ से, तो फिर गैलरी को ले लेंगे वहाँ से। ठीक है, ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा। तो कोयला अलग हो जाएगा, गैलरी अलग हो जाएगा, पता हमें अच्छी तरीके से चल जाएगा। तो पार्टिंग 3 मीटर का पार्टिंग देने का मकसद यहाँ इसीलिए है कि 10 मीटर का अगर हम पूरा फ्रैक्चर कर देते हैं तो मशीन हमारा खड़ा कैसे रहेगा। अगर मान लीजिए कि 10 मीटर का फ्रैक्चर कर दिया, ठीक है, 10 मीटर मान लीजिए कि फ्रैक्चर हम कर देते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, नहीं मिटाते, रहने देते हैं थोड़ा रुकिए। 10 मीटर को मान लीजिए कि पूरा ही फ्रैक्चर हमने कर दिया, 10 मीटर का होल मारा, फ्रैक्चर कर दिया। तो ये 5 मीटर तक, 6 मीटर तक ठीक है, 7 मीटर तक आया। 7 मीटर के आने बाद जहाँ गैलरी आएगा ये बैठ जाएगा। ठीक है, मशीन जो हमारा होगा 7 मीटर में, 7 मीटर टोटली फ्रैक्चर्ड है। 7 मीटर हो गया, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर टोटली फ्रैक्चर्ड है। तो फ्रैक्चर्ड पार्ट में कैसे हमारा मशीन खड़ा रहेगा, इसीलिए 3 मीटर का पार्टिंग छोड़ के रखते हैं। और धीरे धीरे फिर 3 मीटर जब आ जाता है तो 3 मीटर के बाद धीरे धीरे करके हम प्रूव करते जाते हैं कहाँ पर मेरा पिलर है, कहाँ पर गैलरी है, उस हिसाब से कोयले का एक्सट्रैक्शन करते जाते हैं। ठीक है, समझ में आया तो अच्छी बात है, और नहीं भी आया तो एक बार पढ़िएगा, समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस होगी, या फिर अभी 10 मिनट लास्ट में जो मौका आपको मिलेगा उसमें आप पूछिएगा। ठीक है, तो इन सबको फील करने के लिए ना देखना पड़ता है, कोई कितना भी बता ले। समझ में आ गया तो अच्छा है, समझ में आ ही गया होगा, अच्छी तरीके से बताया है। एक दो बार और डायग्राम वगैरह देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो
ठीक है, तो पहला वाला क्लियर हो गया हमारा कि वाइल ड्रिलिंग ओबी पार्टिंग ऑफ 3 मीटर शुड बी लेफ्ट ओवर द रूफ ऑफ अंडरग्राउंड गैलरी। अंडरग्राउंड गैलरी मतलब आपका जो कोयला का सीम है उसका ऊपर का रूफ में हम 3 मीटर का पार्टिंग छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिलिंग बॉटम 0.6 मीटर और ब्लास्ट होल। ब्लास्ट होल जो हमारा रहेगा, ठीक है, इसको 0.6 मीटर हम वेट सैंड से भर देंगे। ठीक है, ताकि कन्फाइनमेंट हमारा हो। ठीक है, कन्फाइनमेंट हमारा सही से रहे। कुछ अगर लीकेजेस है, ठीक है, यहाँ से क्रैक व्रैक पड़ा हुआ है, अगर पड़ा हुआ अगर है, ठीक है, आशंका है, हमें पता नहीं है होगा, ठीक है, फिर भी यहाँ हम क्या करते हैं, वेट सैंड यहाँ पर भर देते हैं। ठीक है, जैसे अंडरग्राउंड में भी करते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, गोला माटी जो हमारा रहता है वो होल में डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चार्ज करते हैं, फिर से क्या होता है, गोला माटी हम डाल देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हम जब गोला माटी डालते हैं तो उसमें एक गोला माटी डाल के उसे स्टेमिंग करके फोड़ देते हैं, ताकि ये जो है कन्फाइंड हो जाए होल, कहीं से भी कोई लीकेज ना रहे। जब प्रेशर जनरेट मतलब डेवलप्ड होगा जब प्रेशर, तो वो अच्छी तरीके से पूरा वाल को तोड़ पाएगा अच्छी तरीके। ठीक है, लीक नहीं होगा प्रेशर कहीं से। इसीलिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी रीजन के लिए एक गोला माटी डाल देते हैं अंडरग्राउंड गैलरीज में। ठीक है, वही सेम रीजन यहाँ भी है कि हम क्या करते हैं, कन्फाइनमेंट को डेवलप करने के लिए ठीक है, किसी भी कारणवश अगर क्रैक वगैरह रहा, हमें तो, हमें हमें पता नहीं कि वहाँ क्रैक है कि नहीं है, लेकिन फिर भी हम 0.6 मीटर क्या करेंगे, यहाँ पर हम वेट सैंड को भर देंगे। ठीक है, वेट सैंड को भर देंगे, क्योंकि ऐसे ही फायरी मतलब कि होल हमारा गर्म रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि वेट सैंड को भर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि फिलिंग बॉटम 0.6 मीटर ब्लास्ट होल विथ वेट सैंड एंड फिलिंग द बॉटम 2 मीटर ऑफ सैंड इफ देयर आर क्रैक्स। अगर हमें पता है कि क्रैक्स है तब हम 2 मीटर भरेंगे। ठीक है, जब हमें पता है कि क्रैक्स है तब हम क्या करेंगे, 2 मीटर तक भर देंगे वेट सैंड। ठीक है, क्लियर। तो दोनों ही केस हमारे क्लियर हो गए। कन्फाइनमेंट के लिए दोनों ही है कि क्रैक्स अगर रहेगा तो 2 मीटर में भरेंगे, क्रैक्स अगर नहीं है, हमें अगर पता नहीं जनरल केस है तो 0.6 मीटर तो भरेंगे। ठीक है, वेट सैंड से फिल कर देंगे बॉटम को। सी में क्या बोलता है, सी में हमारा बोल रहा है कि एक्सट्रैक्टिंग द कोल सीम एंड फर्स्ट ओबी बेंच ओवर द सीम बाय बैकहो। ठीक है, नॉर्मल जनरल सी बात है कि जो कोल सीम रहेगा और जो फर्स्ट ओबी बेंच रहेगा, ठीक है ठीक है, अच्छी तरीके से इसको भी बताया गया था आपको कि जो हमारा कोल सीम रहेगा, जैसे, ठीक है, ऊपर का बेंच हमारा ओबी का बेंच हो गया। ठीक है, यहाँ पर ओबी बेंच हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी हम बैकहो को लगाएंगे और यहाँ भी हम क्या करेंगे, बैकहो को लगाएंगे। बैकहो को लगाएंगे, समझ में आ रहा हो क्यों, क्योंकि पिलर को ऊपर बैठा रहा है, फ्लोर पे किसी को नहीं बैठा रहा है। ठीक है, ये पिलर के ऊपर बैठ के काम करेगा, ये भी पिलर के ऊपर बैठ के काम करेगा। ये मान लीजिए सैंडस्टोन का जो हम दिखाए थे, सैंडस्टोन का बेंच है, ये कोयला का बेंच है। ठीक है, प्रूव करते जाएगा यहीं पर ही, ये क्या बोलते, पिलर का ऊपर ही रहेगा, प्रूव करते जाएगा कहाँ पर गैलरी है, कहाँ पर यहाँ पे कहाँ पर गैलरी है, कहाँ पर पिलर है, इस हिसाब से। और ये ऊपर का ओबी जस्ट जस्ट कोल का ऊपर का ओबी में भी प्रिकॉशन लिया जाएगा और कोयला का बेंच में तो लिया ही जाएगा। ठीक है, सी नंबर में था एक्सट्रैक्टिंग द कोल सीम एंड द फर्स्ट ओबी बेंच। कोल सीम का फर्स्ट ओबी बेंच, ठीक है, इमीडिएट वाला जो रहेगा फर्स्ट ओबी बेंच है ये। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बैकहो को पिलर के ऊपर खड़ा करके एक्सट्रैक्शन करवाएंगे, और कोल में तो करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोल में तो ही रहेगा हमारा गैलरी रहेगा, और चांसेस है कि ओबी का मतलब जस्ट कोल का ऊपर का जो पार्टिंग है उसमें भी चांसेस है, तो हम काम को करते चलेंगे उस तरह से। ठीक है, तो दोनों ही बेंच में हम प्रिकॉशन लेके चलेंगे ताकि वो हमारा धंस ना जाए। ठीक है, वो हमारा जो सॉवेल हो वो नीचे धंस ना जाए, इसलिए हम प्रिकॉशन दोनों में ही लेंगे, कोल में भी और ओबी बेंच में भी। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, ब्लास्टिंग। देखिए, ये हमने बताया था आपको कि ब्लास्टिंग टू ओनली लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ कोल। ठीक है, जितना आपके पास पावर है, ताकत है कि आपके पास मशीनरी का क्वांटिटी इतना है, तो इतना ही हम ओबी को या फिर कोल को उठा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उतना ही लिमिटेड ब्लास्टिंग करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो वो ज़्यादा देर तक एक्सपोज रहेगा एयर में और आग पकड़ेगा। ठीक है, ब्लास्टिंग टू ओनली लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ कोल एट अ टाइम एंड लिफ्टिंग देम, उठा लेंगे, लिफ्टिंग देम एज फास्ट एज पॉसिबल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कैचिंग फायर। ठीक है, तो सारी चीजें आपको इसके बारे में समझ में अच्छी तरीके से आ गई। ठीक है, ऑल द अबव आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट। डेवलप्ड पिलर के बारे में इस कंसेप्ट को ग्रिप करने के लिए ये क्वेश्चन का डिजाइन किया गया था, ताकि आपको ग्रिप में आ जाए, और ब्लास्टिंग के समय और अच्छी तरीके से बताया जाएगा क्या क्या प्रिकॉशंस लिया जाता है, क्या क्या प्रोविजंस है। ठीक है, ये सारे जितने भी थे ये डीजे में सर्कुलर थे, इसमें रेफरेंस दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये डीजे में सर्कुलर है। ठीक है, डीजे में सर्कुलर है। ठीक है, रेफरेंस दिया गया था, पता नहीं इसमें क्यों नहीं है। देख लेते हैं, आज पीडीएफ कोई उल्टा पीडीएफ नहीं ले लिया, नहीं रेफरेंस तो दिया हुआ है। ठीक है, इसमें इसमें दिया हुआ नहीं है रेफरेंस, ऊपर वाले में भी नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 80 105 का है। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस कर लिया, आज हमने
डेवलप्ड पिलर एक्सट्रैक्शन डिस्कशन किया बाय ओपन कास्ट मेथड। ठीक है, आज और आज क्या करना था हमें, रिक्लामेशन करना था। ठीक है, देखते हैं रिक्लामेशन। डेवलप्ड पिलर एक्सट्रैक्शन आज हमारा हो गया, और रिक्लामेशन मिसलिनियस क्वेश्चन है, उसको हम देखेंगे लास्ट में। ठीक है, रिक्लामेशन ये पुराना वाला पीडीएफ ही दे दिया, चेंज हुआ तो वो नहीं दिया। ठीक है, लैंड रिक्लामेशन देखते हैं जब। लैंड रिक्लामेशन मतलब क्या होता है? ठीक है, लैंड रिक्लामेशन मतलब क्या होता है? लैंड रिक्लामेशन होता है जैसे माइनिंग कर लिए हैं, ठीक है, माइनिंग कर लिए, उसके बाद क्या है, उसको बैक फिल कर देना है। ठीक है, जो गड्ढा हमने क्रिएट कर दिया है, ठीक है, उसे हमें बैक फिल कर देना है। ठीक है, बैक फिल करने के बाद क्या करेंगे हम कि उस पर बैक फिल कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल रिक्लामेशन बोलते हैं। ठीक है, बैक फिलिंग कर दिए तो उसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल रिक्लामेशन, कि हाँ फिजिकली तो हमने कर दिया, ये गड्ढा था इसे हमने भर दिया। ठीक है, ऊपर में टॉप लेयर भी डाल दिया, टॉप सॉइल का भी ये कर दिया। तो उसके बाद क्या होता है, फिजिकल रिक्लामेशन के बाद PHYSICL फिजिकल रिक्लामेशन। ठीक है, ये दिख रहा है कि हाँ ये रिक्लामेशन हो गया, जमीन को समतल कर दिया। नेक्स्ट क्या आता है स्टेप, उसके बाद आता है बायोलॉजिकल रिक्लामेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल रिक्लामेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल रिक्लामेशन में क्या क्या होगा फिर, बायोलॉजिकल रिक्लामेशन में बहुत सारी चीज़ की जाएगी। ये जो यहाँ पर टॉप सेल जो फेंकी गई यहाँ, इसको रेयरिफिकेशन किया जाएगा, जैसे प्लफिंग करते हैं खेत में, हम प्लफिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें काउ डंग वगैरह, मेन्यूर वगैरह डाला जाएगा इसमें, ताकि अर्थवॉर्म का जनरेशन वगैरह हो। ठीक है, अर्थवॉर्म हमारा जो होता है फार्मर का फ्रेंड होता है। एसएससी में बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है इससे। ठीक है, बहुत बहुत बार शायद आया एसएससी में क्वेश्चन आया कि फार्मर का फ्रेंड कौन है, अर्थवॉर्म। ठीक है, अर्थवॉर्म क्या करता है कि सॉइल को हमारा फर्टाइल बनाता है। ठीक है, अर्थवॉर्म जो होता है वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। तो काउ डंग से जब हम मेन्यूर डालते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे जनरेशन ऑफ अर्थवॉर्म होता है उससे, और उसके बाद वो सॉइल को फर्टाइल करता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, डायरेक्ट इससे बताना सही नहीं है, कोर्स कोर्स जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में फास्ट में बोलना सही नहीं है, समझ में नहीं आया क्या फायदा। कितना टाइम हुआ आज, सोचे तो खत्म हो जाएगा, 6 बज गया। चलिए आराम से पढ़ाते हैं इसको, क्लास लेना पड़ा कोई बात। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है तो। ठीक है, लैंड लैंड रिक्लामेशन अच्छी तरीके से देखते हैं सर। नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए। ठीक है, लैंड रिक्लामेशन के बारे में देख रहे थे हम लोग। क्या देख रहे थे इसमें कि हम फर्स्ट क्या बोले थे, फिजिकल रिक्लामेशन। ठीक है, फिजिकल रिक्लामेशन, फिजिकल रिक्लामेशन में क्या होगा, ठीक है, समझते जाइएगा आप लोग। ठीक है, फिजिकल रिक्लामेशन में ये है कि जो हमने गड्ढा बनाया है उसे हम भर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट में किस, तो उसका भरने का भी कुछ प्रोविजंस है कि किस किस तरह से भरा जाएगा उसको। ठीक है, किस तरह से भरा जाएगा उसको। ये देखिए, फर्स्ट में क्या होता है, जो ओबीज वगैरह है उसे हम यहाँ तक फिल कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या किए कि ओबीज वगैरह को हम यहाँ तक फिल कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि उसमें बैलेस्ट डालते हैं। ठीक है, फिल्टर लेयर जो यहाँ लिखा हुआ है उसको हम लोग उसको क्या होता है, बैलेस्ट डालते हैं। बैलेस्ट क्या होता है? बैलेस्ट होता है जो ट्रेन की पटरी पर रखा हुआ रहता है। ठीक है, दोनों साइड में गिट्टी वगैरह जो रहता है, बड़ा बड़ा गिट्टी। ठीक है, उसको हम लोग बैलेस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसे फिल्टर लेयर भी बोलते हैं। तो 0.5 मीटर का बैलेस्ट डाल देते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हम लोग, ओबी को यहाँ डिकम्पोज कर दिया, डंप किया, डिकम्पोज बोल रहा हूँ, डंप किया। ओबी को डंप करने के बाद फिल्टर लेयर हम लोग 0.5 मीटर का फिल्टर लेयर डाल देते हैं। ठीक है, जिसे बैलेस्ट के शक्ल में हम फिल्टर लेयर को डालते हैं 0.5 मीटर का। उसके बाद क्या होता है, लेयर ऑफ सब सॉइल। सब सॉइल क्या होता है, सब सॉइल होता है जो टॉप सॉइल और हार्ड हार्ड रॉक के बीच में जो रहता है उसे हम बोलते हैं सब सॉइल। ठीक है, ग्रेन साइज टॉप सॉइल का क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ग्रेन साइज टॉप सॉइल का छोटा, ग्रेन साइज क्या है, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का छोटा छोटा होगा। फिर जब सब सॉइल में जाएंगे थोड़ा उसमें मोरम वगैरह मिलेगा, बड़ा बड़ा मोरम वगैरह मिलेगा, बोल्डर वगैरह मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग इसमें आते हैं ओबीज वगैरह, तो बड़ा बड़ा मतलब वो तो पूरा फैला हुआ रहता है, लेयर में रहता है, चट्टान में रहता है, उसे हम ब्रेक करते हैं बाई एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो सब सॉइल समझ में आ गया आपको, टॉप सॉइल समझ में आ गया, फिल्टर लेयर समझ में आ गया। बैलेस्ट का फिल्टर लेयर हम यहाँ पर डाल देते हैं 0.5 मीटर का। उसके बाद फिर लेयर ऑफ सब सॉइल जाता है, जिसका कि ग्रेन साइज थोड़ा सा बड़ा बड़ा, फिगर में आपको दिखाया भी गया थोड़ा सा। और टॉप सॉइल फिर ग्रेन छोटा छोटा टॉप सॉइल हम डाल देते हैं। ठीक है, तो स्प्रेड टॉप सॉइल को स्प्रेड करते हैं क्योंकि उसी में हमारा प्लांटेशन वगैरह होगा। ठीक है, जो अर्थवर्म वगैरह है या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो लोग टॉप सॉइल में ही सर्वाइव करते हैं।
ठीक है, तो फिजिकल रिक्लेमेशन हमने यहाँ से समझ लिया कि फिजिकल रिक्लेमेशन क्या होता है। ठीक है, फिजिकल रिक्लेमेशन हमने यहाँ से समझ लिया, अच्छी तरीके से समझ लिया। फिगर भी आपको दी गई है, आज नई नई पीडीएफ दी जाएगी जिसमें रेफरेंसेस वगैरह सब कुछ सारी ही मतलब रहेगी उसमें रेफरेंसेस वगैरह, तो आपको तकलीफ नहीं होगा। कहीं से भी पढ़ना है, कुछ डाउट है कि यहाँ सही है या गलत है, तो उस हिसाब से आप रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हैं। मैं तो डिटेल में फिर चला जाएंगे। सॉइल उसमें क्या होता है, बेसिक कैटायन होता है और क्या होता है हमारा एसिडिक कैटायन होता है। ठीक है, बेसिक कैटायन कौन कौन सा होता है, कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, सोडियम रहता है, पोटेशियम रहता है। ठीक है, और एसिडिक जो हमारा एसिडिक कैटायन रहता है वो क्या रहता है, एसिडिक कंपाउंड कैटायन बोल रहा हूँ। ठीक है, कंपाउंड एक एक हमारा होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, वो हमारा रहा बेसिक। ठीक है, एसिडिक कौन सा रहता है, फीरस, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन। ठीक है, ये जनरली होते हैं। तो क्या होता है जब हेवी रेनफॉल होता है, तो हेवी रेनफॉल जब होता है तो क्या होता है, ये जो हमारी बेसिक कैटायंस होती है, बेसिक कंपाउंड्स जो होता है, वो सब क्या होता है कि सोल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है, कौन कौन सा होता है हम लिख देते हैं। ठीक है, सी ए कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये सब सारा क्या हो गया, आज सिलेबस खत्म नहीं होगा। ठीक है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बेसिक कंपाउंड हो गया। ठीक है, बेसिक बेसिक नेचर का। एसिडिक नेचर का कौन कौन सा है, लिख लीजिएगा आप लोग इसको, जो पूछे तो बता ही देते हैं। तो एसिडिक नेचर का कौन सा हो गया, फीरस हो गया। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम हो गया, उसके बाद क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ये कौन सा हो गया आपका एसिडिक नेचर का। ठीक है, सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल कौन सा होता है, ये सब जो होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब होता है वाटर सोल्यूबल। ठीक है, ये सब होता है WS वाटर सोल्यूबल। ठीक है, और मतलब हाईली हाईली वाटर सोल्यूशन, HWS कर देते हैं। ठीक है, हाईली वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स होते हैं, ये सब मतलब एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और 10 मिनट में कट जाएगा तो आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और जो हमारा फीरस, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है हमारा, वो सॉल्यूबल होते हैं लेकिन हाईली नहीं होते हैं। ठीक है, वो नॉर्मली सॉल्यूबल है। तो जब क्या होता है कि जब हेवी रेनफॉल होता है, ये सॉइल है। ठीक है, सॉइल में तो दोनों ही है। ठीक है, एसिडिक भी है प्लस बेसिक भी है। तो एसिडिक और बेसिक मिलकर क्या होता है, न्यूट्रल हो जाते हैं, मतलब पीएच उनका न्यूट्रल हो गया। तो पीएच जब न्यूट्रल हो गया तो सॉइल अच्छा है, उसमें वेजिटेशन वगैरह जो कुछ भी है सब अच्छी तरीके से होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मानिए कि यही सब एलिमेंट मतलब यही सब एलिमेंट कंपाउंड सब कुछ मौजूद है यहाँ पर सॉइल में जनरली जो कि होते हैं, और जब पानी जब पड़ता है, हेवी रेनफॉल जब हो गया तो क्या होगा कि जो हमारा कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वो हाईली सॉल्यूबल है वाटर में। तो वो क्या होंगे, सॉल्यूबल हो जाएंगे और नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ क्या होंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ऊपर में क्या बचेगा फिर, ऊपर में फिर हमारा बच जाएगा एसिडिक कंपाउंड्स बच जाएंगे। ठीक है, जो कि फीरस, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। ठीक है, फीरस, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं हमारा एसिडिक कंपाउंड्स। तो फिर ये सब जब ऊपर में रह जाएंगे तो हमारा सॉइल किस नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें प्लांटेशन पॉसिबल फिर नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, वो जो एसिडिक हो चुका है उसे हम लोग बाय डिफरेंट केमिकल मेथड से हम लोग इसको क्या करेंगे कि न्यूट्रल करेंगे, पीएच को न्यूट्रल करेंगे, तो उसके बाद प्लांटेशन होगा। तो ये सब जो मेथड होता है, ये सब होता है हमारा बायोलॉजिकल रिक्लामेशन में। ठीक है, बायोलॉजिकल रिक्लामेशन। फिजिकल रिक्लामेशन हमने अच्छी तरीके से देख लिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ओबी का जो टूटा हुआ पार्ट जो रहता है, ब्रोकन पार्ट रहता है, उसको हम लोग डालते हैं। ठीक है, उसके बाद फिल्टर लेयर बैलेस्ट का डालते हैं, फिल्टर लेयर, फिर लेयर ऑफ सब सॉइल डालते हैं, फिर टॉप सॉइल डालते हैं। ठीक है, उसके ये हमारा फिजिकल रिक्लेमेशन खत्म हो जाने के बाद, लेकिन जहां से हम उठा के लाए हैं, टॉप सॉइल को उठा के लाए हैं, क्या वो हमारा सुटेबल है वेजिटेशन के लिए, क्या वो हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है क्या उसके लिए सुटेबल है। तो इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग की जाती है। EIA होता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, हम उसके ऊपर डील करेंगे। EMP होता है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान होता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि जब हम माइनिंग कर रहे होते हैं, जब हम माइनिंग कर रहे होते हैं तब हम लोग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं। ठीक है, जब हम लोग माइनिंग कर रहे होते हैं तब हम लोग इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की, इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे जैसे हम माइनिंग करते हुए जा रहे हैं तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका वाटर टेबल डाउन जा रहा है, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, और क्या 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 पोल्यूशन इनहेंस हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है या फिर एयर पोल्यूशन हो रहा है, साउंड पोल्यूशन, ये सब सारे ही होते हैं। तो जो जो इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे, तो ये सबको नोट डाउन करते जाते हैं जैसे जैसे माइनिंग ऑपरेशन चलती जाती है। तो ये सब जो नोट डाउन करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। मतलब इन्वायरमेंट में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, EIA इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, उसका हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, जब माइनिंग खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि रिक्लामेशन करते हैं। तो रिक्लामेशन में क्या हम लोग करते हैं,
फिजिकल रिक्लेमेशन किए, फिर बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन करते हैं, ठीक है, ताकि इन्वायरमेंट का जो इन्वायरमेंट को कुछ अच्छा दे सके ना सके, कम से कम जैसा स्टेट में पहले था वैसा स्टेट में उसको हम पहुंचा दें, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, ईएमपी होता है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। ईएमपी कब होगा, माइनिंग के बाद होगा, ठीक है। ईआईए कब होगा, ड्यूरिंग माइनिंग होगा, ठीक है। जब माइनिंग चल रही होगी तो ईआईए होगा, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, और ईएमपी कब होगा, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। वो होता है हमारा माइनिंग के बाद होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्या क्या बोल रहे थे, बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन के बारे में बोल रहे थे। और बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन के बारे में जब बोल रहे थे तो उसमें क्या था कि हमारी जो सोयल एसिडिक हो जाती है, डंप करके रख दिया टॉप सोयल को, तो उसमें पानी वगैरह पड़ा, तो उसमें क्या होता है कि जो वाटर सोल्यूबल जो हमारा बेस होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है, तो ऊपर में हमारा बच जाता है एसिडिक, ठीक है, एसिडिक कंपाउंड्स बच जाते हैं, तो सॉयल हमारा हो जाता है एसिडिक नेचर का, ठीक है। तो वो वही होगी, ठीक है। तो बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन के बारे में हमने जाना, तो जो अभी हमने डिस्कस यहाँ पे किया, ठीक है, कि सॉइल के बारे में एसिडिक नेचर का, एल्कलाइन नेचर का भी हो जाता है, यहाँ भी एसिडिक नेचर का हो गया, फिर एल्कलाइन नेचर का भी हो जाएगा किसी किसी मतलब कारणवश, ठीक है, एल्कलाइन नेचर का भी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, उसका पीएच को बरकरार रखना है। एसिडिक का पीएच 7 से कम, ठीक है, 7 हो गया न्यूट्रल, 7 से ज्यादा हो गया एल्कलाइन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पीएच को न्यूट्रल रखना है, ठीक है। पीएच को जब न्यूट्रल रहेगा तो हमारा वेजिटेशन वगैरह अच्छा से होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छा से डेवलप हो पाएंगे, और इन्वायरमेंट सही स्टेज मतलब सही अपने स्टेज में रहेगा, स्टेबलाइज वे में रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमने पूरा ही डिस्कस किया, इससे हम लोग बोलते हैं एमेलियोरेशन, ठीक है, एमेलियोरेशन, एमेलियोरेशन, एमेलियोरेशन। फर्स्ट हम क्या करते हैं, ये हमारा बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन का टर्म है। फर्स्ट हम लोग करते हैं रेरिफिकेशन, रेरिफिकेशन, ठीक है, रेरिफिकेशन। रेरिफिकेशन मतलब क्या होता है, जब हम लोग टॉप सोइल स्प्रेड कर देते हैं, तो जिस तरह प्लफिंग करते हैं, हल जोतते हैं, उस तरह रेरिफाइड कर देते हैं इसको, ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से सॉइल वगैरह इसमें पकड़ पकड़ बना सके, ठीक है। रेरिफिकेशन हो गया। एमेलियोरेशन बता दिया हमको। एमेलियोरेशन का मतलब होता है कि कुछ बेहतर करना, एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग बेटर, ठीक है। एमेलियोरेशन का मतलब होता है कुछ अच्छा करना, बेहतर करना। तो सॉइल का जो हमारा सॉइल था उसको हमें कुछ बेहतर करना था, तो एसिडिक हो चुका था, तो हम उसे पीएच मेंटेन करके न्यूट्रल कर दिया, ठीक है, ताकि उसमें अच्छी तरीके से वेजिटेशन हो पाए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा होता है बायो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, बायो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बायो फर्टिलाइजेशन, बायो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बायो फर्टिलाइजेशन बोला फर्टिलाइज करना है हमें जमीन को, तो क्या करना है, मेन्यूर डालना पड़ेगा। तो मेन्यूर सस्ता सुविस्ता मेन्यूर क्या आ गया, काउ डंग आ गया। ठीक है, सस्ता सस्ता मेन्यूर जो हमारा होता है वो काउ डंग होता है। वो हेल्प करता है इन द जनरेशन ऑफ अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म को जनरेशन में हेल्प करता है। अर्थवॉर्म क्या करता है, हमारा सॉइल को फर्टाइल बनाता है, ठीक है। अर्थवॉर्म क्या करता है, हमारा सॉइल को फर्टाइल बनाता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हुए, ठीक है। फिर चौथा स्टेप में क्या कर देंगे, हम प्लांटेशन करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, ठीक है, प्लांटेशन, ठीक है। तो ये चारों स्टेप किसके थे, बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन के थे। फिजिकल रिक्लेमेशन आपको दिखाया गया, कॉपी में लिखा, इसमें लिखा भी हुआ है, बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन भी इसमें लिखा हुआ, ठीक है। और आपको अच्छी तरीके से बता दी भी गई। और इसका लेक्चर का जो वीडियो आपको है लगभग मिल ही जाएगा 2 दिन में या फिर 3 दिन में, जो कल तो बोले थे, परसों बोले थे 3 दिन में, मिल ही जाएगा, लगभग मिल ही जाएगा, 2 दिन में रखिए। फिर मिल जाएगा आपको, धीरे धीरे करके मिलेंगे, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 इस तरह करके आपको मिल जाएगा। कल से ही कोशिश करेंगे आपको मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो रेरिफिकेशन हो गया, बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन, एमेलियोरेशन हो गया, ठीक है, बायो फर्टिलाइजेशन हो गया, प्लांटेशन हो गया। एमेलियोरेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि सॉइल का क्वालिटी को अच्छा करना। तो किस तरह अच्छा किया हमने कि डंप करके रख दिया था, तो हेवी रेनफॉल वगैरह कुछ इस तरह हुआ, तो फिर क्या हुआ कि ये जो हमारा सॉइल में मौजूद होता है कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड, एसिडिक कंपाउंड, ठीक है, बेसिक कंपाउंड का नाम हमने देखा, फिर एसिडिक कंपाउंड का नाम हमने देखा। तो जो वो लोग क्या होते हैं, हाईली सोल्यूबल एक होता है लेस सोल्यूबल इन वाटर। जो हाईली सोल्यूबल होता है वो सेटल डाउन कर जाता है नीचे में, ठीक है। तो ऊपर में बचता है एसिडिक, तो एसिडिक नेचर का हमारा हो जाता है। तो पीएच हमारा घट जाता है, जिसका कारण से वहां पर कुछ भी होना, प्लांटेशन वेजिटेशन होना पॉसिबल नहीं होता उतना। तो हम उसको मेंटेन करते हैं। और बाकी ईआईए भी होता है, ईएमपी भी होता है, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट भी होता है, ठीक है। क्या क्या उस सॉइल में क्या क्या हम उपजाऊ मतलब कि पहले क्या थी उसमें, वही सब प्लांटेशन हम लोग वहां पे रीजनरेट करते हैं, ठीक है, ताकि पहले जैसा उसे हम कर सकें,
ठीक है, तो ई आई ई एम पी भी हमने समझ लिया, बायोलॉजिकल डिक्लेमेशन भी समझा, फिजिकल डिक्लेमेशन भी समझा, और नेक्स्ट देखते हैं क्या स्लाइड्स में। रेरिफिकेशन तो बताए थे। रेरिफिकेशन समझिए प्लफिंग टाइप से, ठीक है, प्लफिंग टाइप से हो गया जो सॉइल को डालने के बाद जिसको जोता जाता है ताकि रेरिफाइड हो जाए, वो उसमें पकड़ अच्छा से बन सके प्लांटेशन का। ठीक है, एमेलियोरेशन के बारे में भी समझ गए। अब यहाँ पे देखिए एक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको कि हमारे पास अगर जमीन है, ठीक है, जमीन थी तो क्या किया हम लोग, पूरा ही उसको सॉइल से भर दिया, ठीक है, पूरा ही सॉइल से भर दिया, फिर फिल्टर लेयर, फिर सब सॉइल, फिर टॉप सॉइल करके हमने काम कर लिया। नेक्स्ट, अब मान लीजिए कि हमारे पास मतलब कि जो हमने निकाला था डंपिंग, जो किया था डंप यार्ड में, हो सके कि हम वहां से डालना नहीं चाहते हो यहाँ पर, ठीक है, बैक फिलिंग ना करना चाहते, तो आधा हमने बैक फिलिंग कर दिया, आधा हम छोड़ दिए। ठीक है, वही जो पैसा, जो डीजलिंग का पैसा खर्चा होता है डंपर वगैरह में, वही पैसा से हम क्या किए, यहाँ पर झील तालाब कुछ बना दिए, वाटर बॉडीज, नाव वगैरह चलने लगा, ब्रिज वगैरह बन गया यहाँ पे। मछली का पालन शुरू हो गया। ठीक है, तो किसी तरह भी करके हमें क्या करना है कि रिक्लेमेशन करना है, ठीक है, इन्वायरमेंट को अच्छा से अच्छा बनाना है। तो जो भी सुविधाजनक हिसाब होता है, जैसा भी अच्छा लगता है आदमी, वो कंपनीज वगैरह जो भी अलाउड होती है उनको, तो वो अपने हिसाब से करते हैं, और रिक्लामेशन करना जरूरी है। ठीक है, रिक्लामेशन करना जरूरी है, नहीं तो इन्वायरमेंट हमारा रहने लायक नहीं रह जाएगा। ठीक है, रिक्लामेशन करना जरूरी है। ठीक है, तो ये भी समझ लिया हमने। यहाँ पर लिखा हुआ है सब कुछ, रेरिफिकेशन, एमेलियोरेशन, बायो फर्टिलाइजेशन बाय माइक्रोबायोटा, प्लांटेशन, सबको एक्सप्लेन किया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल रिक्लामेशन को भी एक्सप्लेन किया, इफ सफिशिएंट का, तो हमने आपको एआई के बारे में बताया था, वही सब सारी चीज़ें लिखी होंगी यहाँ पे, देख लीजिएगा आप। ठीक है, कि जो इम्पैक्ट होती है, जो पड़ती है इन्वायरमेंट में, उसी को रिकॉर्ड करके रखते हैं, फिर बाद में उसे यूज़ करते हैं हम लोग इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने के लिए। ईएमपी हम लोग क्या करते हैं, माइनिंग के बाद यूज़ करते हैं, या फिर जैसे इंटरनल, माइनिंग के बाद बोलना सही नहीं होगा, माइनिंग कर भी रहे हैं और अगर इंटरनल रिक्लामेशन अगर होना स्टार्ट हो गया, तब भी हम लोग इंटरनल रिक्लामेशन बोलते हैं, इंटरनल फीलिंग। ठीक है, इंटरनली फील करना स्टार्ट करते हैं, उस समय भी हम ईएमपी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए, ये लास्ट पेज है। ठीक है, ये लास्ट पेज है, एसटीपी एंड ईटीपी। कौन आ रहा है? ललन कुमार। ठीक है, ठीक है, एसटीपी और ईटीपी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एसटीपी ईटीपी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, बस ये लास्ट है, इसके बारे में इसके बाद हम लोग कल छोटा सा क्लास हो सके तो डाउट का क्लास रख लेते हैं, क्योंकि खत्म हो गया कोर्स आपका वर्किंग का, फिर मशीनरी स्टार्ट हो गया। ठीक है, एसटीपी क्या होता है? एसटीपी होता है सीवेज, SEWAG, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज क्या हुआ? नाली का पानी हो गया। ठीक है, एनोनेट को बंद नहीं किया तो आप लोग लिखना शुरू कर दिए। एक सेकंड रुकिए। ठीक, ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी। एसटीपी का फुल फॉर्म हो गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये क्या होता है? ठीक है, ये कहाँ कहाँ भी यूज भी होता है, ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जो पानी जैसे कि पानी जो हमारा निकला, कहाँ कहाँ से निकला? होटल से निकल गया। ठीक है, रेसिडेंशियल जहाँ पर बिल्डिंग वगैरह बना हुआ है, अपार्टमेंट्स वगैरह है, तो वहाँ भी लोग रह रहे हैं, तो वहाँ का भी जो सीवेज मतलब नाली के जरिए पानी निकलेगा हमारा। ठीक है, कमर्शियल बिल्डिंग से गया, जैसे कि ऑफिस ऑफिस वगैरह कुछ हो गया, कॉम्प्लेक्स वगैरह हो गया, वहाँ पर भी सीवेज का पानी निकलेगा। तो सीवेज का पानी अगर डायरेक्टली सीवेज सीवेज बोल रहा है, ठीक है, इन सबको जो कि निकल रहा है हमारा, जो डोमेस्टिक पर्पज का यूज से निकल रहा है, उन सबको हम लोग बोलते हैं सीवेज। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं उसके लिए। और जो हमारा फैक्ट्री वगैरह से निकलता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह का फैक्ट्री हो गया, केमिकल इंडस्ट्रीज का फैक्ट्री हो गया, उसे हम लोग बोलते हैं ईटीपी। ठीक है, उसे हम लोग इफ्लुएंट, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इफ्लुएंट ट्रीटिंग प्लांट, ईटीपी। ठीक है, इफ्लुएंट ट्रीटिंग प्लांट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो ईटीपी कहाँ से आता है? केमिकल से आता है, केमिकल इंडस्ट्री से, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। एसटीपी कहाँ से आता है? एसटीपी हमारा आता है जनरली हम लोग ही उसे निकाल, मतलब कि हम लोग से ही प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, हम लोग से ही प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ वॉशिंग द क्लोथेस। ठीक है, यूरिन डिस्चार्ज वगैरह हुआ, तो उस तरह में जो नाली मतलब नाली में जो हमारा बहता है, जितना भी पानी जो हमारा यूजेस का वाटर है उसको निकलता है, तो उसको हम लोग लेते हैं किसके अंडर में? उसको हम लोग लेते हैं एसटीपी के अंडर। ठीक है, एसटीपी के अंडर में। और फैक्ट्रीज वगैरह जैसे कि केमिकल फैक्ट्रीज हो गया, फार्मास्यूटिकल, ठीक है, फार्मास्यूटिकल जैसे कि मेडिकल वगैरह का फैक्ट्रीज हो गया, मेडिसिन वगैरह का, उन सब से जो जो हमारा निकलता है। और केमिकल फैक्ट्रीज इन सेंस हमारे जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, ठीक है, डाई वगैरह यूज़ करते हैं, डिफरेंट कलर्स यूज़ होते हैं, डालने के बाद क्या होता है, फिर वो कलर्स को चढ़ाने के बाद फिर वो क्या करते हैं कि वो टेक्सटाइल वाला जो
जो हमारा पानी जो कलर बच जाता है वो क्या करता है, डायरेक्टली वो डिस्चार्ज कर देते हैं कहाँ, पानी मतलब कि रिवर में, ठीक है, रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पर पेनल्टी पड़ जाता है। ठीक है, सरकार अगर स्ट्रिक्ट है तो पेनल्टी पड़ जाएगा। उन सबको क्या करना चाहिए, एक ईटीपी प्लांट बनाना चाहिए। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट किसके लिए है, केमिकल्स के लिए है। और एसटीपी प्लांट किसके लिए है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किसके लिए है, वो नॉर्मल जो हमारा लिविंग है, जैसे होटल में, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, होटल में, रेजिडेंशियल साइट में और कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह में, जहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं, रिसाइड करते हैं, जो हमारे द्वारा जो प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग एसटीपी बोलते हैं। तो इन सबको डायरेक्टली हम रिवर वाटर में छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इस सबको क्या हम करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाके उससे हम पानी को स्वच्छ करेंगे, उसके बाद रिवर वाटर में छोड़ा जाएगा। ठीक है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में केमिकल्स वगैरह जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह है उन सबको पहले ईटीपी में भेजा जाएगा, पानी जो भी वेस्टेज पानी है उसको उन सबको ईटीपी में भेजा जाएगा, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। उसके बाद क्या होगा, उसको हम लोग रिवर वाटर में छोड़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करने पर पेनल्टी पड़ता है, क्योंकि जो हमारा वाटर वाटर बॉडीज है, पानी पीने लायक वाला जो पानी है रिवर वाटर को, उसे हम दूषित नहीं कर सकता। ठीक है, कहाँ तक सही है वो आप लोग समझिए, लेकिन इसमें पेनल्टी वगैरह पड़ता है, सरकार स्ट्रिक्ट है तो ये सब काम करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि पानी का भी मतलब रीयूज हो जाता है, ये सब पानी जो है वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, कहीं जमा जमा होकर इधर उधर जाएगा नहीं। ईटीपी जैसे कि ये कहाँ पे बना हुआ, ये आपका है धनबाद में, टाटा माइंस जो है, टाटा माइंस में एसटीपी बना के रखे हैं वो लोग। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना के रखे हैं वो लोग। और बड़े बड़े शहर में भी, जैसे कि राजस्थान के कुछ शहर है, वहाँ पर चंबल नदी है, वहाँ पर देखा है हमने कि डायरेक्टली ही जो सीवेज वाटर होती है डायरेक्टली चंबल नदी में डाल दिया जाता है। ठीक है, बहुत बदबू बदबू भी होती है चंबल नदी में, और जहाँ पर डालते हैं ये लोग। ठीक है, तो ऐसा करना नहीं चाहिए, पहले उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए, स्वच्छ करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसे रिवर वगैरह में छोड़ना चाहिए। तो ये एसटीपी और ईटीपी का कंसेप्ट हो गया। ठीक है, तो ईआईए का कंसेप्ट अपने समझ लिया, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ईएमपी का समझा, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, वो माइनिंग ओवर होती है या फिर जब रिक्लामेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं तब हम लोग ईएमपी को लगाते हैं। ठीक है, ईटीपी क्या होता है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान, मतलब जो केमिकल इंडस्ट्री से निकल रही है, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल इंडस्ट्रीज से जो केमिकल्स निकलते हैं उसे हम लोग पहले ईटीपी में भेजते हैं, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में। जब वो ट्रीट हो जाती है उस प्लांट में, तो उसके बाद उसे हम रिवर वाटर में या फिर वाटर बॉडीज जो है उसमें हम इजेक्ट आउट करते हैं फिर। ठीक है, एसटीपी का भी केस वही है, जो हम लोग कमर्शियल बिल्डिंग में रहते हैं या फिर अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो हमारे द्वारा जनरेट की जाती है, मतलब कि जो हमारे द्वारा जनरेट की जाती है, वो हम क्या करते हैं उसे एसटीपी में भेजते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजते हैं, उसके बाद उसे हम वाटर बॉडीज में फिर मिक्सअप होने के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ें आपको समझ में आ गई, एकदम शॉर्ट में रिक्लामेशन आपको पढ़ा दिया गया, अच्छी अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ गया। ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम में से हम देख भी लेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, टाइम हो चुका है। थोड़ा सा अनम्यूट कर देते हैं आप लोग। ठीक है, जो भी डाउट शंकाएं होंगी वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप लोग अनम्यूट हो चुके हैं। धीरे धीरे करके आप लोग जब भी डाउट पूछिएगा तो क्या होगा कि आप लोग अनम्यूट, क्वेश्चन बोलिए उसके बाद अनम्यूट हो जाइए। अनम्यूट बोल रहा हूँ, म्यूट हो जाइए आप, क्योंकि बैकग्राउंड की आवाज़ आती रहती है। ठीक है, तो आज जनरली तो कोई डाउट होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर कुछ किसी के मन में है टॉपिक रिलेटेड, तबीयत खराब है आज, इधर उधर का डाउट नहीं पूछिएगा। हेलो, 27 पार्टिसिपेंट्स हैं अभी। टॉपिक रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछिए। कौन बोल रहा है, हर्ष दुबे जी? कौन है? अब 20 मिनट बाद आए थे? वो लगा फर्स्ट आप आ गए थे, जल्दी आए, उसके बाद फिर कट गया होगा क्या? हम्म। हम्म। तो वही हम देखें, आप आए हैं उसके बाद हम स्टार्ट किए थे। हिंट वही है उसमें, तो उस समय भी रिपीट किया गया आपको कि जो अंडरग्राउंड मेथड से जो हम पिलर को चला रहे हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड मेथड से पिलर एक्सट्रैक्ट कर, आपको अंडरग्राउंड आता है कि नहीं आता, थोड़ा सा भी? ठीक है, तो वहां हम क्या करते हैं? आपका आवाज़ बहुत कट जा रहा है। ठीक है, आप सुनिए सुनिए, थोड़ा सा सुन लीजिए। तो क्या करते हैं, बोर्ड एंड पिलर मेथड से हम अगर चला लिए हैं, ठीक है, तो पिलर हम लोग जनरेट करते हैं, उस समय बनाते हैं, गैलरी को ड्राइव करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि पिलर पिलर बच जाएगा, साइड साइड का कोयला ले लेंगे तो पिलर बच जाएगा। तो पिलर जो बच गया है हमारा, उसे क्या हो रहा है कि हम ओपन कास्ट तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, ओपन कास्ट तरीके से ले रहे हैं, अंडरग्राउंड तरीके से नहीं ले रहे हैं हम उसे।
ओपन कास्ट तरीके से ले रहे हैं, तो जो ओपन कास्ट तरीके से लेंगे तो पिलर हमारा बना हुआ है, तो उसे हम क्या करेंगे, हम उस समय क्या बोलेंगे, पिलर एक्सट्रैक्शन ही बोलेंगे हम। ठीक है, आपको कंफ्यूजन है कि सर अंडरग्राउंड से करेंगे तब एक्सट्रैक्शन बोलेंगे, ओपन कास्ट से करेंगे तो क्यों एक्सट्रैक्शन बोल रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिलर तो वहां बना हुआ है ना, तो पिलर को तो जो बना हुआ उस पिलर को काट रहा है, इसीलिए हम लोग पिलर एक्सट्रैक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ भी कंडीशन हो गया, जैसे कि कॉस्टिंग मैटर करिए, आपका आरएमआर सही नहीं है, वहाँ का रूफ का प्रॉब्लम ज़्यादा है, वहाँ पे पानी वगैरह भरा हुआ है, किसी तरह का भी कोई भी दिक्कत आने से, या फिर हमारा क्या है कि अगर इकोनॉमी रेट अच्छा होगा, अगर मतलब ऊपर से अगर ले लेते हैं, मतलब सैलो है, ठीक है, जो सरफेस से है उसका डेप्थ भी कम है, तो हम ओपन कास्ट मेथड से ले सकते हैं, तो ले लेंगे। ठीक है, बहुत सारे रीजन होते हैं, एक रीजन कुछ नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो भी निकालेंगे, फिर जैसे ही ये आ जाएगी हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, और कोई डाउट। पायरोमीटर गन जैसी होती है, ठीक है, जैसे आप कोरोना का जांच करते हैं ना, ठीक है, कोरोना की जांच के लिए देखे होंगे, तो किस क्या रहता है इसमें कि सेंसर रहता है यहाँ पर, यहाँ से लेजर लाइट जाती है, ठीक है, और वो आपकी स्क्रीन में यहाँ पर दिखा देगी, स्क्रीन में कि क्या उसका टेम्परेचर, इसका शायद रेंज, हम इसका पिक्चर डाल देंगे आज ग्रुप में, ठीक है, उसका रेंज लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर नहीं 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक शायद होता है सर। ठीक है, वहाँ तक वो, हाँ हाँ, ब्लास्ट होल का टेम्परेचर, हाँ ब्लास्ट होल का टेम्परेचर, हाँ हाँ, ठीक, हाँ। फ्रंट से नहीं करते हैं, फ्रंट से इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम प्रूव करते हुए जाते हैं, ठीक है, ये जो बेंच है हमारा, ठीक है, इसमें क्या किया, हम बैकहो को यहाँ पर खड़ा कर दिए अब इस साइड से हम कोई निकालते रहेंगे कोयला, बैकहो को आराम से निकाल सकता है, उसका मुंह तो इक्विपमेंट की तरफ होता है, ठीक है, तो हम प्रूव करते हुए जाते हैं हम, ठीक है, प्रूव करते हुए जाते हैं कि कहाँ पर गैलरी है, कहाँ पर हमारा हमारा पिलर है। तो अगर हम नीचे से कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है, नीचे से नहीं कर सकते, हम प्रूव करते हुए जा रहे हैं तो नीचे कैसे जाएंगे, नीचे से करना मतलब क्या, वही साइड से आ रहे हैं, ठीक है, या फिर मतलब पॉसिबल नहीं है, उसमें है ना प्रॉब्लम हो जाएगा ठीक है, वो मतलब कि गैलरी वगैरह में धंस सकता है वो। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको पिलर पर बैठा के इस साइड से इसको हम प्रूव करते करते आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, प्रूव करते करते आगे की तरफ बढ़ते हैं, डीजे में सर्कुलर में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम लोग उस समय डीपर हाइड्रोलिक सोवल का यूज़ नहीं करेंगे, बैकहो का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेफ पार्टिंग देके 3 मीटर का यहाँ पार्टिंग रहेगा, और सेफली जाके हम धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे। हम्म, फर्क फर्क समझ में आ जाएगा आपको, मशीनरी में समझ में आएगा, और आपको अगर फर्क फर्क समझना है तो इनलाइटनिंग लाइफ्स का प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इसके बारे में तीनों सवाल के बारे में बताया गया, डिपर सवाल के बारे में, बैको सवाल के बारे में, ठीक है, और हाइड्रोलिक डिपर सवाल के बारे में, ठीक है। नहीं, कोई नहीं उठा सकता है, आप वीडियो जाके देख लीजिए, आप जो आपको जो भी बोला गया है कि ये जो इनलाइटिंग लाइफ में जो वीडियो है, उसको आप अच्छा से जाके वहाँ देखिए, आपको वहाँ 12 मिनट का वीडियो है, पूरा डिटेल में बताया गया है, ठीक है, वहाँ आप जाके देखिए क्यों क्यों काट नहीं पाएगा, रीज़न क्या है उसका। बैकहो में तीनों लोडिंग पॉसिबल है, ठीक है, बैकहो में आपको बोल रहे हैं, वीडियो वीडियो जाके देखिए, हाँ क्या बोल रहे हैं। हम्म, फ्रंट लोडिंग कैसे, मतलब किस तरह से होगा, आप समझिए यहाँ से। देखिए, फ्रंट लोडिंग तो हो ही नहीं सकता है, बैकहो से फ्रंट लोडिंग होता है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आपका बैकहो खड़ा हुआ है, ये इस साइड से कटिंग करते हुए आ रहा है, तो आपका डंपर यहाँ पर खड़ा रहेगा, ठीक है, आपका डंपर साइड में खड़ा रहेगा, या फिर बैक में आपका खड़ा रहेगा, आगे में खड़ा कैसे रहेगा, आप तो आगे प्रूव करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या पॉसिबल होगी, यहाँ पर बैक लोडिंग पॉसिबल होगी और फ्रंट लोडिंग पॉसिबल, फ्रंट बोल रहा हूँ, बैक लोडिंग और साइड लोडिंग पॉसिबल होगी। ठीक है, यहाँ से लोड करेगा, यहाँ से निकल जाएगा माइंस के बाहर ही, ठीक है, फिर आएगा यहाँ से, फिर यहाँ से लोडिंग लेगा साइड से या फिर बैक से, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा आगे। हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म। फर्स्ट क्लास में ही बताया था ना आपको कि जो लैंड हमें जो मिलेगा, एक्विजिशन ऑफ लैंड जब हम करेंगे तो उस समय क्या होता है, जो हमारा लैंड होता है वो हम खरीदते हैं,
ठीक है, लीज होल्ड में लेते नहीं है। अंडरग्राउंड का ज़मीन क्या होता है, लीज होल्ड में रहता है, 50 साल 100 साल के लिए ले लिए उसे। ये जो इसका ओपन कास्ट का जो है ना ज़मीन होता है, वो हम तो पूरा जितना भी दाम है इसका उसको रेट पे करके हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, तो जितना एरिया हम लेंगे, जैसे मान लें आप हाँ, आप जो बोल रहे हैं कि अंडरग्राउंड का ज़मीन वहाँ पर छोटा रहेगा या ऐसा रहेगा, तो वो लीज होल्ड में आपको आपको है ना मिलती है वो वाली। और ये वाला जो ओपन कास्ट का रहेगा, जितना दूर तक आप एरिया खरीदिएगा, ठीक है, इतना इतना सीम तो बहुत दूर तक गया है। ठीक है, सीम तो बहुत दूर तक गया, आप खरीदें एरिया इतना तक ही खरीदें, तो आप इतना लैंड तो आप इतना सीम को ले सकते हैं। समझें, ये ब्लॉक ब्लॉक बी हो गया। फिर आप ब्लॉक ब्लॉक यहाँ पर सी बनाए, सी मिला किसी और को मिला, सी वाला चला रहा है, ए वाला मिला ब्लॉक किसी को, वो ए वाला चला रहा है। ठीक है, हाँ, ठीक है ना। ठीक। और तेतुलमारी में है ना। हाँ, हाँ, धनबाद में। ठीक है, तो उनसे कांटेक्ट कर लीजिए आप। तेतुलमारी धनबाद में है। तेतुलमारी, ठीक है, तेतुलमारी एरिया है धनबाद में। वहाँ पर फायरी सीम है। ये कौन सा कोलफील्ड में है, झरिया कोलफील्ड में। ठीक है, झरिया कोलफील्ड। ठीक है, चलिए आज का क्लास एंड करते हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन तो डिस्कस हुई नहीं, तो कल क्या है, कल संडे है, कल डाउट डाउट क्लास रखते हैं कल एक। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। एग्री एग्री है कि नहीं सर। हाँ, कल डाउट क्लास है, और डाउट अच्छा अच्छा लेके आइएगा। फालतू फालतू डाउट नहीं रहिए, बेंच का विड्थ क्या होता है सर, बेंच का हाइट क्या होता है, ये जाके खुद से आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है। अच्छा, आज का क्लास समझ में आया कि ज़्यादा हाई लेवल लगा आप लोग को। ठीक था ना, समझ में आ गया कि नहीं। हाँ, चलिए सही है। रिक्वायरमेंट है इन सब चीज़ों। नोट्स तो है ही। हाँ। हम्म। हाँ, ये कैसा डाउट है, समझे नहीं। मतलब आप बोल रहे हैं कि ये पिलर है, ठीक है, बना हुआ है, तो 3 मीटर कहाँ चला जाएगा, 3 मीटर तो रहेगा ही ना, ऊपर में सेल है या फिर कुछ भी है, रूफ तो रहेगा ही ना इसका। हम्म। एक सेकंड, जब हम इसको लेना स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, ये वाला जब हम ब्लास्टिंग कर देंगे, तो ये वाला जो रूफ है, वो गिर के इसको भर नहीं देगा, भर देगा इसको। और साइड से हम लेते लेते आ रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ हम देखेंगे पिलर है, तो पिलर को ले लिए, इसको इसको छोड़ दिए, क्या कि ये वाला गैलरी है। फिर ये वाला पिलर को ले लिए, फिर ये वाला पिलर को ले लिए, अब बाद में इन सबको उठा के फेंकवा देंगे कहीं से। इसीलिए क्या होता है कि इसमें जो है ना, सो फायरी सिम वाला जो कंडीशन रहता है, जो फायरी सिम बोल रहा हूँ, डेवलप्ड गैलरी वाला कंडीशन होता है, उसमें कचरा बहुत ज़्यादा रहता है, साफ सफाई से काम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर तो माल छुटा हुआ रह जाएगा, ओबी वाला जो तो जगह जगह करके स्पॉइल डंप बना हुआ रहता है, मतलब स्पॉइल मतलब जमा रहता है जगह जगह करके। क्योंकि क्या क्या हम लोग करेंगे कि कोल ले रहे हैं यहाँ से, इसको इसको छोड़ दे रहे हैं, फिर कोल ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसमें क्या होता है, मिक्सिंग का चांसेस भी ज़्यादा रहता है, आपका क्वालिटी कंट्रोल में प्रॉब्लम रहता है। लेकिन ये प्रॉफिट का तरह से बना के भेज देते हैं लोग, रैक कर रैक के क्या क्या लोग करते हैं, कोयला और पत्थर को मिला मिला कर भेज देते हैं, और दिखा देते हैं कि हाँ इतना हमने प्रोडक्शन कर दी। तो बहुत कुछ रीज़न इसमें बहुत कुछ है। तो इन सब का फील अच्छी तरीके से आएगा, माइंड्स में आकर जाके घूमिएगा, समझ में आएगा अच्छी तरीके से। ठीक है। कोई खास उस तरह नहीं है। हाँ, वैसा कुछ है नहीं जितना आप उसमें सोच रहे हैं, इम्फेसाइज कर रहे हैं, जैसा बताया जा रहा पार्टिंग वगैरह, ऐसा वैसा है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए एक दूसरे का मदद करते चलिए। हाँ। हाँ, ठीक है। हम्म। हाँ, हाँ, टेलीग्राम में क्यों डालेंगे, वो आप व्हाट्सएप में डाल लीजिए अपना आप लोग। टेलीग्राम में तो आप लोग मैसेज नहीं कर सकते हैं ना। ओ,
अच्छा ठीक है, चलिए जैसा आप लोगों को सही लगे। ठीक है, आज का क्लास एंड करते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू।